मेरा पुनर्जन्म हो चुका है। मैं वापस उसी दिन लौट आया हूँ जब मैं सुजीन से मिला था। उसके पिता ने मेरे चेहरे पर 1000 मिलियन का एक चेक फेंका। अपनी पिछली लाइफ में मैंने गुस्से में उस चेक को ठुकरा दिया था, लेकिन इस बार मैंने उसे अपने होठों पर एक ठंडी मुस्कान के साथ रिसीव किया और सुजीन की नजरें मुझसे और भी दूर होती गईं। 10 साल बाद मैं एक भूत की तरह उसकी परछाई का पीछा करते हुए जिया। आखिर में एक बिजनेस बैंक्वेट में उसे प्रोटेक्ट करते हुए एक राइवल ने मुझे एक अंधेरी गली में मार डाला। मरने से पहले आखिरी चीज जो मैंने देखी वो उसका बेरहम चेहरा था, जैसे कि मैं कोई बिना इंपॉर्टेंस वाला अजनबी हूँ। इस बार मैं तब तक एक डरा हुआ कुत्ता नहीं बनना चाहता जब तक मेरे पास कुछ न बचे, इसलिए मैं शांति से दूर हट गया और चेक को देखा। मैंने सुजीन की तरफ एक चमकती हुई मुस्कान दी, यहाँ तक कि मैंने कुछ आभार भी जताया। थैंक यू अंकल। आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उस लग्जरी बैंक्वेट हॉल में बिजली की तरह गूंज उठी। जो शब्द इंजन ने तैयार किए थे वे उसके गले में ही अटक गए। उसके गर्व का एक्सप्रेशन पल भर में अचरज में बदल गया। शायद उसे उम्मीद थी कि मैं 100 तरीकों से इसे रिजेक्ट करूंगा, लेकिन उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं इसे शुक्रिया की मुस्कान के साथ एक्सेप्ट कर लूंगा। सुजीन की मुस्कान उनके साथ ऐसे जम गई जैसे कोई कुत्ता अचानक फंस गया हो। इंजन, वो हमेशा रहने वाली और प्राउड लेडी ऑफ आइज जो कभी अपने इमोशंस नहीं दिखाती थी, पहली बार उसके हमेशा इनएक्सप्रेसिव चेहरे पर एक दरार दिखी। उसकी आंखें थोड़ी झुक गईं, उसके होंठ अलग हुए, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। मैंने सावधानी से चेक को मोड़ा और अपनी पॉकेट में रख लिया। फिर मैं उठा और सुजीन की ओर बढ़ा। आप निश्चिंत रहें अंकल, आज के बाद मैं सुजीन को और ज्यादा सीरियसली परेशान नहीं करूंगा। मिस सू, मैं पिछले इन 3 सालों से आपको परेशान करने के लिए माफी मांगता हूँ। मुझे सच में दुख है। मैं आपके ब्राइट फ्यूचर और एक शांत उड़ान की कामना करता हूँ। इंजन का शरीर थोड़ा सा कांप उठा, लगभग न के बराबर। आखिरकार उसने मुझे सच में देखा। उन खूबसूरत आंखों में अब ठंडक नहीं थी, बल्कि एक गहरी और अटूट अविश्वास था। उसके बोलने का इंतजार किए बिना मैं मुड़ा और चला गया। उचेनन, मुझे लगा था कि तुम्हारा कुछ बैकग्राउंड है। पता चला कि तुम सिर्फ एक बिना दिमाग वाले बेवकूफ हो। पैसे के चक्कर में अंधे होकर तुमने 1000 मिलियन के लिए 10 साल की फीलिंग्स बेच दी। कितनी शर्म की बात है। मेरे कदम रुक गए। मेरी पिछली लाइफ में इन सटीक शब्दों ने गुस्से में मेरा कंट्रोल खो दिया होता। मैं टकराव में पड़ जाता और उसके बॉडीगार्ड्स ने मुझे एक दयनीय हालत में छोड़ दिया होता। लेकिन इस बार मैं बस शांति से उसे देखने के लिए मुड़ा। आंखों में कोई गुस्सा नहीं, बस एक हल्का सा मलाल। सेकंड यंग मास्टर, आप मजाक कर रहे होंगे। पहला, ये 10 साल नहीं है, ये 13 साल है। दूसरा, ये फीलिंग्स नहीं है, ये मेरी तरफ से एक तरफा ह्यूमिलिएशन है। तीसरा, ये कोई सामान बेचना नहीं है। एक वफादार कुत्ते के रूप में इन 3 सालों में भी टाइम और एफर्ट की जरूरत थी। ये 1000 मिलियन न तो बहुत ज्यादा है और न ही बहुत कम, ये बिल्कुल सही है। मैंने वीआईपी रूम का दरवाजा खोला और बिना पीछे मुड़कर देखे चला गया। मेरे पीछे एक कब्र जैसा सन्नाटा रह गया। होटल से बाहर निकलते ही तेज धूप ने मेरी आंखों को चौंधिया दिया। मैंने चेक निकाला। वे नंबर्स इतने रियल थे कि किसी को भी रुला सकते थे। नफरत, दया या सम्मान, मैं पहले ही एक अंधेरी जिंदगी जी चुका हूँ। इस बार मैं किसी से प्यार नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पैसे से प्यार करूंगा। मैं तुरंत बैंक नहीं गया। सुसोंग जैसा एक पुराना लोमड़ी बहुत मुमकिन है कि चेक के साथ कोई चाल चले, जैसे उसे कैंसिल करना या बस मुझे बिना वैल्यू वाला कागज देना, ये उम्मीद करते हुए कि वो मुझे बेवकूफ बनते हुए देखे। मैंने कंक्रीट के बने, काले रंग से पुते अपने किराए के कमरे में वापस जाने के लिए एक टैक्सी ली। 10 स्क्वायर मीटर से भी कम का कमरा, जिसकी हवा में इंस्टेंट नूडल्स और मजबूरी की गंध बसी हुई थी। ये वही जगह थी जहां मैंने अपनी पिछली लाइफ में सुसानो के स्कूल के करीब रहने के लिए 3 साल दांत पीसकर गुजारे थे। मैंने अपना 5 साल पुराना कंप्यूटर ऑन किया। स्क्रीन चालू होने में एक अनंत काल लग गया। मैंने कुछ भी जल्दबाजी में नहीं किया, बस अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और इकोनॉमी के बारे में सोचने लगा। पुनर्जन्म होने पर सबसे अच्छा हथियार क्या है? इन्फॉर्मेशन। अगले 10 सालों के इकोनॉमिक ट्रेंड्स, कौन से शेयर्स आसमान छूने वाले हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज ग्रो करने वाली हैं, मुझे सब कुछ साफ साफ पता है। मैंने स्टॉक मार्केट का सॉफ्टवेयर खोला और सटीकता के साथ 10F टेक्नोलॉजी का कोड डाला। मुझे अच्छी तरह याद है कि कल ये छोटी सी मामूली कंपनी एक चिप टेक्नोलॉजी पेटेंट अनाउंस करेगी, जिससे इसके शेयर्स की कीमत 5 से बढ़कर 200 युआन हो जाएगी। मैंने फोन उठाया और सुसंगो के स्कूल में कॉल किया। तुम्हारा सारा सामान मेरे घर पर है, मैंने सब इकट्ठा कर लिया है और दरवाजे पर छोड़ दिया है। तुम जब चाहो किसी को उसे लेने के लिए भेज सकती हो। इसके अलावा मैं अपना फोन नंबर बदल रहा हूँ, इसलिए अब तुम्हें मुझसे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जवाब का इंतजार किए बिना मैं तुरंत लेट गया। सिम कार्ड निकाला, उसे तोड़ा और कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। दुनिया में आखिरकार सन्नाटा छा गया। अगली सुबह मैं सीधे बैंक गया। बिना किसी हैरानी के ट्रांसफर सुचारू रूप से हो गया, जब तक कि फोन के नोटिफिकेशन ने अपडेटेड बैलेंस के साथ नया अकाउंट नंबर नहीं दिखाया। बिना किसी शक के मैंने पूरे 990 मिलियन अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए और वहां से सब कुछ 10F टेक्नोलॉजी में लगा दिया। बैंक से बाहर निकलते समय मुझे अचानक एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अब बस इंतजार करना बाकी था। मैं उस किराए के कमरे में वापस नहीं गया। मैं शहर के सेंटर में गया और एक लग्जरी स्वीट किराए पर लिया। मैं बाथटब में डूब गया, ठंडी शैंपेन पी और खिड़की से शहर का नजारा देखा। मैं खुद पर हैरान था।
अपनी पिछली लाइफ में मैं केवल इस तरह के होटलों के बाहर खड़ा रह सकता था, ऊपरी मंजिलों की लाइटों को देखते हुए और ये इमेजिन करते हुए कि सुसंगो अंदर किसी रोमांटिक पार्टी में होगी। टिन, फोन बजा। वो एक अनजान नंबर था। मैं सुसंगो हूँ। चिनिन, तुम कहाँ हो? जो चीजें मैंने तुम्हें दी थी तुमने वो सब फेंक दी। ऐसा लगता है कि उसने मेरा नया नंबर ढूंढने की जहमत उठाई। जो चीजें उसने मुझे दी थीं वे सिर्फ उसकी छोड़ी हुई चीजें थीं, एक कागज, एक नोटबुक। हर बार जब वो मुझे उन्हें देती थी तो वो एक भिखारी को भीख देने जैसा था। मैं तब कितना बेवकूफ था, उन्हें खजाने की तरह मानता था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने होटल की रूम सर्विस को कॉल किया। हेलो, प्लीज मेरे लिए 2 प्रोफेशनल मसाज सेशन ऑर्गेनाइज करें। इस लाइफ में मुझे अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। अगले हफ्ते के दौरान मैंने वो दिन जिए जिनका मैंने हमेशा सपना देखा था। हर दिन मैं अपनी मर्जी से सोकर उठा, होटल के रूफटॉप रेस्टोरेंट में शानदार ब्रेकफास्ट का आनंद लिया। दोपहर में मैं जिम या पूल में जाता था। रातों में मैंने यंकिन की लग्जरी नाइट लाइफ का अनुभव किया। मैंने अपने सस्ते कपड़े उतार दिए और अपने लिए वो कपड़े खरीदे जो मुझ पर फपते थे। कपड़े इंसान को बनाते हैं, ये कहावत झूठ नहीं है। पूरी तरह से फिट सूट पहनकर, कलाई पर पटेक फिलिप घड़ी लगाकर जब मैं किसी भी लग्जरी जगह पर कदम रखता तो मुझे केवल विनम्र मुस्कान और अच्छी सर्विस मिलती। अब और कोई जांचती हुई या तिरस्कार भरी निगाहें नहीं थीं। पैसा, बिना किसी शक के, एक आदमी का सबसे ठोस सहारा है। जहां तक टेनेफ टेक्नोलॉजी के शेयर्स की बात है, मैंने उन्हें देखने तक की जहमत नहीं उठाई। उस रात मैंने यंकिन के सबसे एक्सक्लूसिव प्राइवेट क्लब जुंडिन टियांगोंग में 2 अट्रैक्टिव मॉडल्स को ड्रिंक्स पर इनवाइट किया। म्यूजिक कान फोड़ने वाला था, परछाइयां झूम रही थीं, हवा पैसे और हार्मोन्स की खुशबू का एक मिक्सचर थी। अपनी पिछली लाइफ में मुझे यहाँ कदम रखने तक का हक नहीं था। अब मैं सबसे अच्छी वीआईपी टेबल पर बैठा था और मुझे हर तरह की नजरें मिल रही थीं। यंग सर, एक और ड्रिंक लीजिए, मेरे बगल वाली मॉडल ने कोकेटली करीब आकर कहा। मैं मुस्कुराया और उसकी नाक को छुआ। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, मैंने अपनी नजरों के कोने से एक जानी पहचानी फिगर देखी, सुजिन। वो यहाँ क्या कर रही थी? उसके बगल में जोई कुछ अनजान रई सजादों के साथ था। जोई बात करते हुए हंस रहा था और बोलते वक्त थूक रहा था। जहां तक सुजिन की बात है, उसका चेहरा हमेशा की तरह ठंडा था, जो उस माहौल के शोर शराबे में बिल्कुल अलग लग रहा था। शोर के बीच उसने भी मुझे देख लिया। जैसे ही हमारी आंखें मिली, उसकी आंखों में हैरानी का एक एक्सप्रेशन आया, और फिर शक, और फिर नफरत। हाँ, नफरत। उसकी आंखों में मेरे जैसा कोई इंसान जिसने ऐश करने के लिए उसके पिता से पैसे लिए थे, शायद कचरे से ज्यादा अलग नहीं था। जोई ने तुरंत उसकी नजरों का पीछा किया। उसके चेहरे पर एक बढ़ा चढ़ाकर दी गई मुस्कान आई। उसने भीड़ के बीच से रास्ता बनाया और मेरी तरफ बढ़ा। क्या ये चेनन नहीं है, मशहूर महान रोमांटिक चेनन? जोई की आवाज बहुत तेज थी, जो जानबूझकर आसपास के सभी लोगों का ध्यान खींच रही थी। यह क्या है? क्या तुमने अंकल एसयू से 1000 मिलियन लिए ताकि यहाँ आकर एंजॉय कर सको? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी लाइफ के टॉप पर पहुंच गए हो? उसके पीछे खड़े लोग भी ठहाके मारकर हंस पड़े। सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे चाटने वाला कुत्ता कह रहे थे और कह रहे थे कि मैंने खुद को 1000 मिलियन के लिए बेच दिया। मर्दों के लिए कितनी शर्म की बात है। मेरे बगल में बैठी दोनों मॉडल्स असहज लग रही थीं। वे उठना चाहती थीं, लेकिन मैंने उन्हें धीरे से रोक दिया और इशारा किया कि वे न हिलें। मैंने अपना गिलास उठाया और उसे धीरे धीरे घुमाया। उसके अंदर की विस्की। मैंने उनकी तरफ देखने तक की जहमत नहीं उठाई। जंग मास्टर जोई, कितने समय से हम नहीं मिले। फैमिली बिजनेस कैसा चल रहा है? मैंने सुना है कि जोई ग्रुप के कुछ ओवरसीज प्रोजेक्ट्स में शायद कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने अपनी ड्रिंक का एक घूंट लिया। साउथ ईस्ट एशिया में पोर्ट प्रोजेक्ट को लोकल पॉलिसी में बदलाव की वजह से छोड़ दिया गया था, है ना? और यूरोप में चिप्स की एजेंसी को संजी कैपिटल ने छीन लिया था। ये 2 डील्स यानी कम से कम 500 मिलियन का नुकसान, है ना? ये सारी जानकारी फाइनेंशियल न्यूज से थी जो मैंने अपनी पिछली लाइफ में पढ़ी थी। ये सुनते ही जोई के माथे पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया। ये सब कंपनी के इंटरनल सीक्रेट्स थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा बेसिक तौर पर किसी को भी इसके बारे में नहीं पता था। इस लूजर को कैसे पता चल सकता था? तुमने मुझे इन्वेस्टिगेट किया है। मैंने अपना गिलास रखा और आखिरकार उसकी आंखों में सीधा देखा। यंग मास्टर जोई, तुम खुद को बहुत ज्यादा समझते हो। तुम अभी उस काबिल नहीं हो। मैं खड़ा हो गया, उससे आधा सिर ऊंचा। ऊपर से उसे देखते हुए मेरी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। अपने खुद के कचरे की चिंता करो। पूरे दिन एक पागल कुत्ते की तरह मत बनो, जो जिसे भी देखता है उसे काटता है। आसपास की हंसी धीरे धीरे शांत हो गई। सबको एहसास हो गया कि माहौल में कुछ गड़बड़ है। जोई मेरी प्रेजेंस से पूरी तरह दब गया था। उसका मुंह हिल रहा था, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल सका। उसका चेहरा लाल और फिर सफेद पड़ गया, जो देखने में बहुत बदसूरत लग रहा था। मैंने उस पर और ध्यान नहीं दिया। मैंने अपनी वॉलेट से नोटों की एक गड्डी निकाली और उसे टेबल पर रख दिया। आपने कड़ी मेहनत की है लेडीज, घर के लिए टैक्सी ले लेना। इतना कहकर मैंने अपने सूट का कॉलर ठीक किया और सीधे जोई के पास से निकल गया। इंजन के पास से गुजरते समय मैं एक पल के लिए रुका। उसकी आंखों में हैरानी वीआईपी रूम से भी कहीं ज्यादा गहरी थी। शायद वो समझ ही नहीं पा रही थी कि कुछ दिन पहले वाला वो गरीब और विनम्र लड़का अचानक इतना अलग और इतना शार्प कैसे हो गया।
मैंने उसे एक मतलब भरी मुस्कान दी। क्लासमेट सू, तुम्हें लोगों के कैरेक्टर को परखने की बेहतर समझ होनी चाहिए। इतना कहकर मैं मुड़ा और चला गया, अपने पीछे एक दृढ़ पीठ और एक हक्की बक्की भीड़ छोड़ गया। ऐसा नहीं है कि तुम पहुंच से बाहर हो, बस अब मुझे ऊपर देखने की परवाह नहीं है। क्लब से बाहर निकलने के बाद मैं होटल वापस नहीं गया, इसके बजाय मैं सीधे एयरपोर्ट गया। यंकिन, इस जगह में मेरी पिछली लाइफ के बहुत सारे दुख छिपे हैं। अब जब मेरे पास अपनी पहली कैपिटल है तो ये समय किसी दूसरी जगह जाकर एक नई लाइफ शुरू करने का है। विमान ने सुबह होते ही उड़ान भरी। मंजिल मोडू थी, एक बड़ा इंटरनेशनल शहर जहां हर तरफ सोना और मौके हैं। प्लेन में मैंने अपना फोन बंद किया, फर्स्ट क्लास की सीट पर पीछे झुक गया और आराम से सो गया। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो प्लेन यूडॉम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय मोडू की खतरनाक हवा में सांस लेते हुए मैंने खुद को एक पुनर्जन्म लिए हुए योद्धा की तरह महसूस किया। मुझे घर खरीदने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन वाम्पू नदी के किनारे सबसे लग्जरी सर्विस अपार्टमेंट होटल थॉमसन रिवेरा में मैंने एक लॉन्ग टर्म अपार्टमेंट किराए पर लिया। 360 डिग्री पैनोरमिक विंडो के सामने खड़े होकर बॉन्ड के शानदार नाइट व्यू को देखते हुए मुझे पता था कि यही मेरा असली स्टेज है। अगले दिन जैसे ही स्टॉक मार्केट खुला, मुझे अपने स्टॉक ब्रोकर का कॉल आया। उसकी आवाज एक्साइटमेंट से कांप रही थी। मिस्टर चैन, ये बढ़ रहा है। टेनेफ टेक्नोलॉजी ने अपनी मैक्सिमम लिमिट को छू लिया है। मैंने बस बेरुखी से जवाब दिया, ठीक है, इसे बनाए रखो। जब तक ये 150 तक न पहुंच जाए तब तक इसे मत छूना। फोन काटने के बाद मैंने अपने अगले कदम की प्लानिंग शुरू कर दी। सिर्फ शेयर्स पर निर्भर रहना फास्ट मनी है, इसका बेस स्टेबल नहीं है। मैं अपना खुद का बिजनेस एम्पायर बनाना चाहता हूँ। अपनी पिछली लाइफ की यादों के आधार पर मुझे पता था कि आने वाले सालों में इंटरनेट, हेल्थ, न्यू एनर्जी, ऑटोमोबाइल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3 लीडिंग इंडस्ट्रीज होंगी। मैंने एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान तैयार करने में 1 हफ्ता बिताया। मैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट फर्म बनाना चाहता था जो खास तौर पर पोटेंशियल वाले इन स्टार्टअप्स पर फोकस करे। 1 महीने बाद टेनेफ टेक्नोलॉजी के शेयर्स की कीमत, जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था, 150 युआन तक तेजी से पहुंच गई। मेरे अकाउंट में पैसा भी शुरुआती 9.9 मिलियन से बढ़कर एक ऐसी फिगर तक पहुंच गया जिसने मुझे भी हैरान कर दिया, 300 मिलियन। मैंने प्रॉफिट सिक्योर करते हुए बिना किसी झिझक के सारे शेयर्स बेच दिए। इस शुरुआती कैपिटल के साथ हैंगो कैपिटल ने आधिकारिक तौर पर मोडू में अपना ऑफिस सेटअप किया, जो लूजियस ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर की टॉप फ्लोर पर स्थित था। मैंने इंडस्ट्री के एवरेज से कहीं ज्यादा सैलरी देकर टैलेंट को रिक्रूट करना शुरू किया। मैंने बड़े बैंकों के बेस्ट एनालिस्ट और ऑपरेटर्स को अपनी तरफ कर लिया। शुरुआत में ये एलीट्स मेरे जैसे 20 साल के लड़के को लेकर थोड़े संशय में थे, लेकिन जब मैंने 3 बार अमेरिकी स्टॉक मार्केट की गिरावट को सटीकता से प्रेडिक्ट किया और उन्हें शॉर्ट सेलिंग की ओर ले गया, जिससे एक ही दिन में $50 मिलियन का प्रॉफिट हुआ, तो सब खामोश हो गए। उनकी नजरें मेरे प्रति शक से बदलकर श्रद्धा और आखिरकार एक जुनूनी इबादत में बदल गईं। उनकी आंखों में मैं सिर्फ बॉस नहीं था, मैं एक भगवान था। मेरी लाइफ भी दिन ब दिन बिजी होती गई। हर दिन अंतहीन मीटिंग्स, पढ़ने के लिए अनगिनत रिपोर्ट्स और मिलने के लिए बहुत सारे लोग होते थे। धीरे धीरे मैं यूंका को भूलने लगा, सुइन को भूलने लगा और उस भयानक पास्ट को भी भूलने लगा, जब तक कि एक दिन मेरी सेक्रेटरी ने मुझे एक इन्विटेशन नहीं दिया। अगले हफ्ते सेंगा एग्जीबिशन सेंटर में एक इंटरनेशनल बिजनेस समिट होने वाली है। ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का इन्विटेशन है। मैंने इसे लिया और कैजुअली देखा। जब मेरी नजरें को ऑर्गेनाइजर्स की लिस्ट पर पड़ी तो मेरी उंगलियां थोड़ी रुक गईं। सू ग्रुप एक पीछा न छोड़ने वाले भूत की तरह। इसे डिक्लाइन करने में मेरी मदद करो। सेक्रेटरी थोड़ी परेशान लग रही थी। समिट बहुत बड़े लेवल की है। ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की लगभग आधी कंपनियां इसमें शामिल होंगी। इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मिस्टर ली ने खास तौर पर आपकी प्रेजेंस की रिक्वेस्ट की है। मिस्टर ली हांगकांग के सबसे अमीर आदमी के बेटे और इस समिट के ऑर्गेनाइजर भी। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। अपनी पिछली लाइफ में मैंने इस इंसान को सिर्फ न्यूज में देखा था, अब वे खास तौर पर मुझसे मिलना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि हैंगो कैपिटल की साख मोडू में दूर दूर तक फैल गई है। तो फिर मैं जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि जब हम दोबारा मिलेंगे तो एसयू फैमिली के चेहरे पर किस तरह के एक्सप्रेशंस होंगे। इसके अलावा मैंने उनके लिए एक बड़ा गिफ्ट तैयार किया है। 1 हफ्ते बाद मैं शेड्यूल के मुताबिक कॉन्फ्रेंस वाली जगह के लिए प्लेन पर सवार हुआ। लैंड करने के बाद मैं सीधे डेस्टिनेशन पे गया, लेकिन अचानक जैसे ही मैंने हॉल में कदम रखा, ज़ोई मेरी तरफ लपका। तुमने आखिर किया क्या है? अपने आसपास की जांचती हुई नजरों को देखते हुए ज़ोई एक ऐसे जुआरी की तरह था जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो। उसने मेरे सूट का कॉलर पकड़ लिया। उसकी सांसें भारी थीं, उसके हाथ हिंसक रूप से कांप रहे थे। ठीक उसी समय उसे खबर मिली होगी कि ज़ोई ग्रुप का पोर्ट प्रोजेक्ट पूरी तरह से ठप हो गया है। चनान, तुमने आखिर क्या किया? मैंने नीचे उस कांपते हुए हाथ को देखा। आधा महीना पहले वो अभी भी एक घमंडी यंग लॉर्ड था, लेकिन अब मेरी आंखों में वो सिर्फ एक नाचता हुआ जोकर था। मैं गुस्से में नहीं था, बस एक ऐसी शांति के साथ था जो सब कुछ देख पा रही थी। यंग मास्टर ज़ोई, ये सूट बहुत महंगा है। शायद अब तुम इसे रिप्लेस करने का खर्च नहीं उठा पाओगे। मैंने हाथ बढ़ाया और उसकी कलाई पकड़ ली, उसे थोड़े जोर से मरोड़ दिया। वो दर्द से चिल्लाया और उसने दयनीय तरीके से मुझे छोड़ दिया। मैंने शांति से अपने मुड़े हुए कॉलर को सीधा किया। कंट्रोल रखने का ये एहसास मेरी पिछली लाइफ की दयनीय मिन्नतों से कहीं ज्यादा बेहतर है। हैंगो कैपिटल, तुम्हारे पास कैपिटल कहाँ से आई? तुम मेरी फैमिली के ट्रम्प कार्ड के बारे में कैसे जान सकते थे?
उसके लिए तुम्हें उन 1000 मिलियन का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो अंकल एसयू ने मुझे दिए थे, जिन्होंने मुझे 10F टेक्नोलॉजी के साथ मौके का फायदा उठाने दिया। जॉय पीले पड़े चेहरे के साथ वहीं जम गया। उसने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस पैसे का इस्तेमाल उसके पिता ने मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए किया था, वही जॉय फैमिली को दफनाने के लिए मिट्टी की पहली किश्त बनेगा। उसी पल सफेद सूट पहने सुजिन भीड़ से बाहर आई। उसकी आंखें अचरज से भरी थीं। चेनान, तुम्हें इतना बेरहम होना था? मैंने उस चेहरे को देखने के लिए अपना सिर घुमाया जिससे मैंने 10 साल तक गहरा प्यार किया था, लेकिन अब मेरे दिल में एक लहर तक नहीं थी। मिस सू, बिजनेस एक जंग है। जब जॉय पहले मुझे दबा रहा था तब आपको नहीं लगा था कि वो बेरहम था। सुजिन के होंठ हिले, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल सकी। मैंने उन्हें इग्नोर किया और सबकी नजरों के सामने बैंक्वेट हॉल से होते हुए अंदर के वीआईपी एरिया की तरफ बढ़ गया। एक पागल कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो। तुम अब मेरे राइवल बनने के लायक भी नहीं हो। मैं हांगकांग के सबसे अमीर आदमी के बेटे मिस्टर ली के पास गया और उनके साथ धीरे से जाम टकराया। जोई जमीन पर गिर पड़ा। उसके आसपास की बड़बड़ाहट उसे लहर की तरह डुबो रही थी। प्राइवेट लाउंज में इतनी शांति थी कि सिर्फ गिलास से टकराती बर्फ की आवाज सुनी जा सकती थी। मिस्टर ली मेरे सामने बैठे थे। उनकी आंखें तारीफ से भरी थीं। हमारी बातचीत बहुत स्मूथ रही। हैंगो कैपिटल एक न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए ली ग्रुप के साथ कोऑपरेट करेगा। मैं जानता था कि एक बार जब मैं यह कदम उठा लूंगा तो मैं पूरी तरह से जम जाऊंगा। मिस्टर चेन, नई जनरेशन वाकई में कमाल की है। आपने जोई फैमिली के हिस्से को पूरी तरह निगल लिया। मैंने बस प्रोसेस को फॉलो किया। मुझे हैरानी है मिस्टर ली। मिस्टर ली को जाते हुए देखकर मैं लाउंज से बाहर निकलने ही वाला था कि दरवाजा फिर से खुला। सुजीन दहलीज पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब बैंक्वेट हॉल वाला वो ठंडा एक्सप्रेशन नहीं था। उसकी आंखों में एक थकान और पछतावा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। चनान, क्या हम एक पल बात कर सकते हैं? कुछ खास नहीं, बस बात करना। मैं फिर से सोफे पर बैठ गया और अपने लिए एक गिलास पानी डाला। अपनी पिछली लाइफ में अगर मैंने उसकी तरफ से ये टोन सुनी होती तो शायद मैं एक्साइटमेंट से मर गया होता, लेकिन अब मुझे सिर्फ इतना महसूस हुआ कि ये टाइम की बर्बादी है। मिस्सू, आज दोपहर मेरी एक मल्टीनेशनल कॉन्फ्रेंस है। आपके पास 3 मिनट हैं। तुमने मुझे कभी इस तरह नहीं बुलाया। वो 1000 मिलियन, मेरे पिता सिर्फ तुम्हें टेस्ट करना चाहते थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि वे तुम्हें जाने पर मजबूर कर देंगे। ये सुनकर मुझे लगभग हंसी आ गई। एक टेस्ट? मेरे चेहरे पर 1000 मिलियन फेंकना, मुझे बॉडीगार्ड्स द्वारा बाहर फेंकवाते हुए देखना, इसे वो टेस्ट कहती हैं। अगर आप ये बकवास करने आई हैं तो आप जा सकती हैं मिस्सू। उन 1000 मिलियन के लिए शुक्रिया। उन्होंने मुझे ये समझा दिया कि डिग्निटी असल में प्यार से ज्यादा कीमती है। सुजिन की आंखों से आंसू छलक पड़े और वो वहीं जम गई। मैं उठा, अपना कोट पकड़ा और सीधे उसके पास से निकल गया। उसके बगल से गुजरते समय मैंने उसे देखने के लिए सिर तक नहीं घुमाया। मिस्सू, फ्यूचर में कभी प्यार का जिक्र दोबारा मत करना। हमारे बीच अब सिर्फ बिजनेस है। मैं लाउंज से बाहर आया। सूरज की रोशनी मुझ पर पड़ी। ये बहुत गर्म महसूस हो रही थी। मैंने पाया कि उस जुनून को छोड़ने के बाद हवा भी ज्यादा ताजी हो गई है। तीसरे दिन मोडू वापस आकर मुझे सुसंगो का कॉल आया। उसकी आवाज में अब आधा महीना पहले वाला अधिकार नहीं था, बल्कि एक लाचारी भरी घबराहट थी। मैं हैंगो कैपिटल के टॉप फ्लोर पर अपने ऑफिस में बैठा था। बॉन्ड के रिवर व्यू को देखते हुए मैंने कैजुअली स्पीकर बटन दबाया। चेनन, तुम आखिर कर क्या रहे हो? तुमने जॉय फैमिली का प्रोजेक्ट चुरा लिया और अब तुमने एसयू ग्रुप के बिखरे हुए शेयर्स को गलत तरीके से एक्वायर कर लिया है। अंकल सू, आपने ही मुझे सिखाया था कि बिजनेस की दुनिया में सिर्फ इंटरेस्ट मायने रखते हैं। मुझे लगता है कि एसयू ग्रुप के शेयर्स एक बहुत ही कीमती इन्वेस्टमेंट है। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? दूसरी तरफ से कांच टूटने की आवाज आई। जाहिर है मिस्टर सू सिर्फ थोड़े से गुस्से में नहीं थे। मेरी पिछली लाइफ में उन्होंने मेरे साथ कचरे जैसा बर्ताव किया था, ये मानते हुए कि मैं कभी सिर नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन अब उनकी लाइफ मेरे हाथों में थी। क्या तुम बदला लेना चाहते हो? क्या तुम सुजीन की वजह से सू फैमिली को तबाह करना चाहते हो? क्या आप मिस एसयू को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं बस एक फायदेमंद बिजनेस डील कर रहा हूँ। मैंने फोन उठाया और सीधे उन्हें ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर फंड्स की कीमत को लगातार उछलते हुए देखा और अंदर से एक असामान्य शांति महसूस की। सू ग्रुप इन सालों में बाहर से समृद्ध दिख रहा था, लेकिन अंदर से एक डिजास्टर था। उनके इंटरनल कंट्रोल्स कमियों से भरे हुए थे। मुझे बस एक छोटा सा धक्का देने की जरूरत थी और वो एम्पायर ढह जाता। प्रेसिडेंट चेन, मिस सू नीचे हैं। वो आपसे मिलने की जिद कर रही हैं। मैंने अपनी कलाई पर बंधी पटेक फिलिप को छुआ। मेरे होठों के कोने एक ताने भरी मुस्कान में मुड़ गए। आधा महीना पहले मेरे पास एसू फैमिली के मेन गेट को पार करने तक का हक नहीं था। आधा महीना बाद सू फैमिली की बड़ी बेटी को मेरे ऑफिस के दरवाजे के बाहर दयनीय तरीके से इंतजार करना पड़ रहा है। उसे इंतजार करने दो। उसे तब तक इंतजार करने दो जब तक मैं ये रिपोर्ट पढ़ना खत्म न कर लूं। मैंने अपने कॉफी का कप उठाया और एक घूंट भरा। कड़वा स्वाद मेरी जुबान पर फैल गया, जिससे मुझे एक अभूतपूर्व खुशी महसूस हुई। मैं चाहता था कि सुसंगो समझ जाए कि उस वक्त जो 1000 मिलियन उसने फेंके थे, उनसे उसने किस तरह के नतीजे खरीदे हैं। 2 घंटे बाद सुजीन आखिरकार मेरे ऑफिस में आई। वो काफी थकी हुई लग रही थी। उसका हमेशा रहने वाला परफेक्ट मेकअप भी उसकी आंखों के नीचे के काले घेरों को नहीं छिपा पा रहा था।
उसने मजबूती से एक फाइल पकड़ी हुई थी जो सू ग्रुप की मदद के लिए आखिरी पुकार थी। चेनन, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज रुक जाओ। मेरे पिता की हेल्थ खराब हो रही है। अगर सू फैमिली ढह गई तो वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैंने अपनी कुर्सी घुमाई और इस महिला को देखा जो पहले कभी पहुंच से बाहर थी। अपनी पिछली लाइफ में उसे पूरी तरह प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे एक अंधेरी गली में मार दिया गया था, लेकिन वो मेरे फ्यूनरल तक में शामिल नहीं हुई थी। अब उसकी विनती कितनी विडंबनापूर्ण लग रही है। मिस सू, जब किसी से विनती की जाती है तो विनती करने वाले का एटीट्यूड होना चाहिए। मैं आपके हाथ में रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट देख रहा हूँ, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो? सू फैमिली को बचाने के लिए वे कोई भी शर्त मान लेंगे। मैं उठा और उसकी तरफ बढ़ा। उसने इंस्टिंक्टिवली एक कदम पीछे लिया। उसकी आंखों में डर की एक झलक थी। मैंने उसके हाथ में मौजूद फाइल की तरफ इशारा किया, उसे लिया और श्रेडर मशीन में डाल दिया। मुझे सू ग्रुप के 51% कंट्रोलिंग शेयर्स चाहिए और सुसंगों को सार्वजनिक रूप से मुझसे माफी मांगनी होगी। इम्पॉसिबल। मेरे पिता इन शर्तों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं डेस्क के पीछे बैठ गया और एक सिगरेट जला ली। धुएं के छल्लों के बीच मेरी आंखें ठंडी और शार्प हो गई थीं। तो फिर अब कहने के लिए कुछ और नहीं बचा है। मिस सू, कल मार्केट बंद होने से पहले मैं फाइनल एक्विजिशन पूरा कर लूंगा। तब तक सू फैमिली न केवल अपनी कंपनी खो देगी बल्कि एक भारी कर्ज के बोझ तले भी दब जाएगी। सुजिन कुर्सी पर ढह गई। उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट गई। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वो किसी शैतान को देख रही हो, लेकिन मैं जानता था कि मैं सिर्फ वही न्याय वापस पा रहा हूं जो मेरा था। अब आप जाइए, मेरे पैसे कमाने के तरीके में खलल न डालें। मिस सुजिन लड़खड़ाते हुए ऑफिस से बाहर निकल गई। मैंने उसे पीछे हटते हुए देखा। मेरे दिल में दया का आखिरी निशान भी पूरी तरह गायब हो गया। यह खेल अभी शुरू हुआ है। सू फैमिली मेरे बिजनेस एम्पायर की सिर्फ पहली सीढ़ी है। मैं कार में बैठा देख रहा था कि कैसे कर्ज वसूलने वाले लोग एसयू ग्रुप की बिल्डिंग के नीचे इकट्ठा हो रहे थे। सुसंगो इस वक्त अपने ऑफिस में छिपा होगा, पागलों की तरह अपने सो कॉल्ड बड़े भाइयों को कॉल कर रहा होगा। मेरी पिछली लाइफ में ये लोग डिनर टेबल पर अपनी छाती पीटते थे और मेरा ख्याल रखने का वादा करते थे। उस समय तुम मुसीबत में थे, मैंने पैसा कमाने के लिए तुम्हारी मदद की थी। अब मैं तुम्हारे हाथ में मौजूद बिखरे हुए शेयर्स मांग रहा हूँ और तुम मुझसे मार्केट प्राइस की बात कर रहे हो। मैंने लिसनिंग डिवाइस के जरिए उसकी दहाड़ सुनी और मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। सू फैमिली अभी भी ये नहीं समझती कि इस सर्कल में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होते, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। और मैंने पहले ही ओल्ड मिस्टर ली को ट्रिपल प्राइज ऑफर कर दिया है। अगर प्रेसिडेंट सू माफी मांगने से इनकार करते हैं तो इस आग को और भी तेज जलने दें। मैंने फोन उठाया और अपनी सेक्रेटरी को प्लान के सेकंड फेज को शुरू करने के लिए नोटिफाई किया। 10 मिनट से भी कम समय में ग्रुप के एक कथित फाइनेंशियल फ्रॉड की खबरें सभी प्रमुख फाइनेंशियल न्यूज साइट्स के फ्रंट पेज पर आ गईं। ये उन बड़े गिफ्ट्स में से एक था जिसे मैंने एडवांस में तैयार किया था। हर एक डेटा सू ग्रुप की किस्मत पर एक सटीक वार था। इम्पॉसिबल। सिर्फ हाई लेवल इंटरनल एक्सेस वाला कोई व्यक्ति ही इन अकाउंट बुक्स को जान सकता है। चेनान, तुमने आखिर इन्हें कैसे हासिल किया? मैंने बिल्डिंग की टॉप फ्लोर की कसकर बंद खिड़कियों को देखा, जैसे कि मैं सुसंगों के चेहरे पर छाई हताशा देख पा रहा हूँ। अपनी पिछली लाइफ में इन कमियों को छिपाने में उसकी मदद करने के लिए मैंने दिन रात एक्स्ट्रा काम किया था, यहाँ तक कि भारी ब्याज वाले लोन का सहारा भी लिया था। इस लाइफ में वही डेटा उसके नर्क का टिकट बन गया है। अंकल सू, ये तो बस शुरुआत है। शेयर्स की कीमत तुरंत लिमिट तक गिर गई। सिर्फ 1 घंटे में सू ग्रुप की मार्केट वैल्यू अरबों में स्वाहा हो गई। मुझे पता था कि सू फैमिली की आखिरी साइकोलॉजिकल डिफेंस टूट चुकी है। कुत्तों की इस दुनिया में उसके पास अब नेगोशिएशन की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। शाम को मोडू में तेज बारिश हुई। मैं छाता पकड़कर बिल्डिंग से बाहर निकला और तुरंत देखा कि सुजीन बारिश में खड़ी है। उसके पास छाता नहीं था और वो पूरी तरह भीग चुकी थी। उसकी कभी गर्व से भरी रहने वाली रीढ़ अब थोड़ी झुकी हुई लग रही थी। मुझे देखते ही वो तुरंत आगे बढ़ी, लेकिन मेरे बॉडीगार्ड्स ने उसे कुछ कदम पहले ही रोक दिया। चेनन, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि मेरे पिता से मिलने चलो। उन्हें हार्ट अटैक आया है और उनका इलाज चल रहा है। क्या वे तुमसे पर्सनली माफी मांगना चाहते हैं? मैं छाते के नीचे रुक गया, बारिश की चादर के बीच से उसे देखते हुए। उसकी गालों से बारिश बह रही थी, जिससे ये पहचानना मुश्किल हो गया था कि वे आंसू थे या बारिश की बूंदें। मेरी पिछली लाइफ में ऐसी ही एक बारिश वाली रात में मैं आधे शहर में भागा था ताकि उसके लिए केक का एक टुकड़ा खरीद सकूं जिसका उसने कैजुअली जिक्र किया था। मैं आधे शहर में सिर्फ उसके इन शब्दों को सुनने के लिए भागा था। ये बहुत मीठा है, इसे फेंक दो, एक माफी। अगर उससे काम चल जाता तो पुलिस किस लिए होती? मिस सू, घर वापस जाइए। यहाँ नाटक करना बंद कीजिए। तुम पहले ऐसे नहीं थे। पहले तो अगर मुझे सिर्फ जुकाम भी हो जाता था तो तुम्हारा दिल पूरा दिन बैठा रहता था। अब तुम इतने पत्थर दिल क्यों हो गए हो? क्योंकि वो चेनान जो तुम्हारे लिए अपना दिल छोटा करता था, वो उस अंधेरी गली में एक बार मर चुका है। मेरी आंखों में अब सिर्फ हार या जीत है। मैं उसके पास से गुजरकर सड़क किनारे खड़ी रोल्स रॉयस की ओर बढ़ गया। सुजीन पागलों की तरह मेरे पीछे आई, लेकिन मेरा दिल नहीं पसीजा। मेरी आंखों में वो देर से आया हुआ प्यार कचरे से भी सस्ता था। अगर आप सू फैमिली को बचाने के लिए तैयार हैं तो वे कुछ भी करने को तैयार होंगे, यहाँ तक कि शादी भी। मिस सू,
आपकी मौजूदा वैल्यू अब इतनी भी नहीं है कि आप मेरे हैंगो कैपिटल की रिसेप्शनिस्ट बन सकें। कार का दरवाजा बंद हो गया, जिसने बाहर की हवा, बारिश और रोने की आवाज को ब्लॉक कर दिया। मैंने पीछे देखने वाले शीशे रियर व्यू मिरर में उस सफेद आकृति को छोटा होते हुए देखा। मैंने अपने लिए एक गिलास रेड वाइन डाली। ये राउंड मैं पूरी तरह जीत गया। सू ग्रुप के शेयर होल्डर्स की मीटिंग पहले से ही तय थी। मैंने भारी लकड़ी का दरवाजा धकेला और हलचल भरा मीटिंग रूम तुरंत शांत हो गया। मैं प्रेसिडेंट की सीट की ओर बढ़ा, जो पावर का सिंबल है। वो जगह पहले सू फैमिली की थी, अब वो मेरी थी। प्रेसिडेंट चेन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सभी ने ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट साइन कर दिया है और आपको शेयर्स सौंप दिए हैं। फ्यूचर में हम एसयू ग्रुप के सामने आपका मार्गदर्शन करेंगे। ये पुराने लोमड़ी पन्ने पलटने से भी तेज अपना चेहरा बदलते हैं। कल वे सुसंगों की साजिश में मदद कर रहे थे, आज वे नए प्रेसिडेंट की चापलूसी करने के लिए दौड़ रहे हैं। मैंने अपने सामने मौजूद डॉक्यूमेंट्स चेक किए और वहां मौजूद सभी लोगों को वेरीफाई किया। आज से इस जगह का नाम एसयू ग्रुप नहीं होगा, इसका नाम वांग चाओ टेक्नोलॉजी होगा। सू फैमिली के सभी डायरेक्ट रिलेटिव्स को 1 घंटे के अंदर ये जगह छोड़ देनी चाहिए। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, मीटिंग रूम के कोने से एक शोर उठा। सू यूविया अंदर घुस आई। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। साफ तौर पर वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने में असमर्थ थी। चेनन, तुम्हें मुझे निकालने का क्या हक है? ये कंपनी मेरी फैमिली की है। तुम सिर्फ एक किस्मत वाले कमीने हो। क्या आप लोगों ने सुना जो मैंने अभी कहा? गार्ड्स, अंदर आइए। बॉडीगार्ड्स तेजी से आगे बढ़े और सू यूविया को एक चूजे की तरह बाहर खींच ले गए। उसकी गालियां लॉबी में गूंजती रहीं, लेकिन किसी भी शेयर होल्डर ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। मैं मुड़ा और देखा कि सुजीन आखिरी लाइन में सिर झुकाए बैठी थी, उसके हाथ भिंचे हुए थे। मिस सू, पुराने दिनों की खातिर मैं आपके लिए एक घर छोड़ दूंगा। अपने पिता को वहां ले जाइए। कम से कम आप सड़क पर नहीं रहेंगे। सुजीन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें एक कठपुतली की तरह खाली थीं। वो उठी और बिना एक शब्द कहे मीटिंग रूम से बाहर चली गई। मुझे एहसास हुआ कि उसके गर्व का आखिरी निशान भी मेरे द्वारा पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। आज छत रूफटॉप पर खड़े होकर वाम्पू नदी का पूरा नाइट व्यू मेरी आंखों के सामने फैला था, लेकिन मैं समझ गया कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। मेरे बिजनेस एम्पायर का ये सिर्फ एक शुरुआती पत्थर था। असली चैलेंज तो अभी शुरू हुआ था। भाई चेन, आपने सू फैमिली का मामला बहुत सफाई से संभाला, लेकिन हाल ही में चिप्स प्रोजेक्ट के लिए जो जमीन है, मुझे डर है कि उसे हासिल करना आसान नहीं होगा। मिस्टर ली, क्या आपने कुछ सुना है? मिस्टर ली ने पास ही एक टेबल की ओर इशारा किया। वहां एक महिला बैठी थी, जिसकी आंखें किसी बिना म्यान वाली तलवार की तरह पैनी थीं। वो सेन रॉक्सी है, यानी अगले 10 सालों तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड पर राज करने वाली शख्सियत। सेन फैमिली की नजरें भी उसी प्रोजेक्ट पर टिकी हैं। सेन रॉक्सी, जिसे लाल बालों वाली चुड़ैल कहा जाता है, उसके तरीके आपकी कल्पना से भी ज्यादा बेरहम हैं। ठीक है, बहुत कमजोर राइवल होने का कोई मजा भी नहीं है। जैसे ही उसने मेरी नजरों को महसूस किया, सेन रॉक्सी मुड़ी और उसने मेरी तरफ अपना गिलास उठाया। उसकी मुस्कान में एक तरह की जांच और उकसावा था। मेरी पिछली लाइफ में सेन फैमिली ने 3 साल बाद मोडू के मार्केट में एंट्री की थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पुनर्जन्म की वजह से बटरफ्लाई इफेक्ट इस ताकतवर राइवल को अभी मेरे सामने ले आएगा। सेन रॉक्सी, मेरी पिछली लाइफ में जब तुम बिजनेस की दुनिया पर राज कर रही थी, तब मैं अभी भी सुजीन का ड्राइवर था। इस लाइफ में मैं देखना चाहता हूं कि असली विनर कौन है। मैंने एक विनम्र मुस्कान के साथ जवाब दिया। फिर मैं मुड़ा और चला गया। मुझे अपने बिजनेस प्लान को एडजस्ट करने की जरूरत है। सेन फैमिली का आना एक वेरिएबल है, लेकिन मेरे लिए ये एक और भी बड़ा मौका है। अगर मैं साउथ में सेन फैमिली के इलाके को हड़प सका, तो मेरे हैंगो कैपिटल का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। एग्रीमेंट की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद किसी चीज ने मुझे कार चलाकर उस जगह वापस जाने के लिए मजबूर किया जहां मैं अपनी पिछली लाइफ में रहता था। वो जगह अभी भी वैसी ही अंधेरी और सीलन भरी थी। हवा सस्ती सिगरेट और कचरे की गंध से भरी हुई थी। मैंने एक जाने पहचानी शख्सियत को कार्डबोर्ड के डिब्बे के साथ जद्दोजहद करते देखा। वो सुजीन थी। तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? मैं उसी जगह आ गई जहां तुम कभी रहते थे। क्या यही वो बदला है जो तुम चाहते थे? वो बिल्डिंग की काई जमी दीवार के सहारे टिक गई। उसके हाथ में इंस्टेंट नूडल्स का एक सस्ता डिब्बा था। वो बड़ी मालकिन, जो पहले किसी टॉप लेवल के रेस्टोरेंट के अलावा कहीं कदम नहीं रखती थी, अब उसे मकान मालिक से 100 युआन के किराए के लिए मोलभाव करना पड़ रहा है। मैंने कभी तुमसे बदला लेने के बारे में नहीं सोचा। मैंने बस वही वापस लिया जो मेरा था। जहां तक तुम्हारी लाइफ की बात है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। चिनन, अगर मैंने वो चेक नहीं लिया होता, अगर तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं हुआ होता, तो क्या तुम मुझे पूरी लाइफ प्यार करते? उस सवाल को सुनकर मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। फिर मैं मुस्कुराया। मेरी पिछली लाइफ में उस सवाल ने मुझे हमेशा तड़पाया था, लेकिन इस पल वो बहुत ही सरल और बेकार लग रहा था। ऐसा कोई अगर नहीं है मिस्सू। लोग हमेशा पास्ट में नहीं जी सकते। मैंने अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली और डिब्बे के पास रख दी। ये कोई ह्यूमिलिएशन नहीं था, बल्कि एक मुकम्मल विदाई थी। यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे फिर कभी मत दिखने देना। मैं मुड़ा और तेजी से गली के अंत में खड़ी लग्जरी कार की ओर बढ़ गया। सुजीन के रोने की आवाज पीछे से आ रही थी, जो उस संकरी गली में गूंज रही थी। मैंने इंजन स्टार्ट किया और बिना पीछे मुड़े शहर के चमकते हुए सेंटर की ओर चल दिया। फर्श से छत तक की खिड़कियों के बाहर मोडू के ऊपर बादल भारी होकर लटके हुए थे। सेन रॉक्सी मेरे सामने बैठी थी।
उसने अपना ट्रेडमार्क काला सूट नहीं पहना था, बल्कि गहरे बैंगनी रंग का चेओंगसम पहना था। वो कोमल लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों की आक्रामकता बिल्कुल कम नहीं हुई थी। मैंने अपना सिर झुकाया और टी सेट के साथ खेलने लगा। केतली में उबलता पानी डाला गया, सफेद भाप ऊपर की ओर उठने लगी। प्रेसिडेंट चेन, मैंने सुना है कि उस चिप्स प्रोजेक्ट के लिए आपने सू फैमिली को पूरी तरह कुचल दिया। प्रेसिडेंट सेन, आपकी खबरें बहुत तेज हैं। ये सिर्फ एक नॉर्मल कमर्शियल रिप्लेसमेंट है। मैं इसे कुचलना नहीं कहूंगा। मैंने चाय का एक कप निकाला और उसे उसके सामने खिसका दिया। मेरी पिछली लाइफ में सैन रॉक्सी बिजनेस की दुनिया में अपनी बेरहम ठंडक के लिए मशहूर थी। वो अपने विरोधियों को घेरने के लिए इन्फॉर्मेशन के हेरफेर में एक्सपर्ट थी। अफसोस की बात है कि आज उसका सामना एक ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास 10 साल की एडवांस जानकारी है। उस प्रोजेक्ट को लेने के लिए सेन फैमिली पूरी तरह तैयार है। मुझे अपनी कीमत बताइए। नीलामी ऑक्शन से पीछे हट जाइए। प्रेसिडेंट सेन, क्या आपको लगता है कि मेरे पास पैसों की कमी है? वो एक पल के लिए सुन्न रह गई। साफ तौर पर उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी निर्णायक रूप से मना कर दूंगा। आपने मेरी जांच की है। आपकी फाइल में मैं शायद अभी भी वही गरीब लड़का हूं जो 10 मिलियन के चेक के लिए अपनी डिग्निटी बेच देगा। जो उसे नहीं पता वो ये है कि मेरी भूख अब आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी है। चेनन, बिजनेस एक लंबा खेल है। सेन फैमिली को नाराज करने से हैंगो कैपिटल को क्या फायदा होगा? प्रेसिडेंट सेन, मेरी एक बुरी आदत है। मुझे जिस चीज को छूने से मना किया जाता है उसे आजमाने की मेरी इच्छा और बढ़ जाती है। हमारे बीच का माहौल तुरंत जमने वाली स्थिति तक पहुंच गया। सेन रॉक्सी ने चाय के कप को हाथ नहीं लगाया। वह खड़ी हो गई। उसके हाई हील्स ने फर्श पर टकराते हुए एक ठोस आवाज की। जब वो दरवाजे पर पहुंची तो वो एक पल के लिए रुकी और ऊपर देखा। मुझे उम्मीद है कि आपका ये एटीट्यूड अगले हफ्ते की नीलामी तक बना रहेगा। दरवाजा बंद हो गया। मैंने चाय का कप रखा और खिड़की के बाहर चलते बादलों को देखा। सेन फैमिली का दखल निस्संदेह एक परेशानी है, लेकिन मेरी मेंटल लिस्ट के अनुसार अगले हफ्ते विदेशी मर्जर के फेल होने के कारण ये फैमिली कैपिटल चेन के संकट में फंस जाएगी। यही मेरा कॉन्फिडेंस था। हॉस्पिटल का गलियारा बहुत शांत था। हवा में कीटाणुनाशक डिसइंफेक्टेंट की गंध थी। मैंने दरवाजा खोला और ओल्ड मिस्टर एसयू को हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए देखा। उनकी नाक में ऑक्सीजन ट्यूब लगी थी। आधे महीने में वे बहुत दुबले हो गए थे। उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। सुजीन बेड के पास बैठी सिर झुकाए सेब छील रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम हम पर हंसने आए हो? मेरे पास इतना खाली समय नहीं है। मैं प्रेसिडेंट एसयू को कुछ बताने आया हूँ। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी धुंधली नजरें मुझ पर टिकीं। उन्होंने अपने होंठ हिलाए। उनकी आवाज फटी हुई और लगभग न सुनाई देने वाली थी। मैं बेड तक गया और उस आदमी को देखा जिसने उस वक्त मेरे चेहरे पर चेक फेंका था। तुम जीत गए। सू ग्रुप अब नहीं रहा। तुम और क्या चाहते हो? मुझे सेन में सू फैमिली की पुरानी फैक्ट्री की जमीन के कागजात चाहिए। बदले में मैं आपके सभी मेडिकल खर्चे उठाऊंगा और सुजीन के लिए एक सही जॉब का अरेंजमेंट कर दूंगा। सुजीन के हाथ से सेब जमीन पर गिर गया और लुढ़कते हुए मेरे पैरों के पास आ गया। उसने मुझे देखा। उसकी आंखें ह्यूमिलिएशन और नफरत से भरी थीं, लेकिन सबसे ज्यादा लाचारी थी। मुझे पता था कि सू फैमिली के पास मना करने का कोई हक नहीं था। चेनान, तुम्हें हमारी डिग्निटी का आखिरी टुकड़ा भी खरीदना है। डिग्निटी कमाई जाती है, कोई उसे देता नहीं है। प्रेसिडेंट सू, साइन कीजिए। सुसंगो ने खामोशी से डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए। मैंने उन्हें लिया और दोबारा उनकी तरफ देखे बिना चला गया। उन पुरानी फैक्ट्री की जमीनों के नीचे एक फ्यूचर मेट्रो लाइन है, जिसे सरकार एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में बदलने का प्लान बना रही है। अपनी पिछली लाइफ में सू फैमिली ने उन्हें साओ फैमिली को बेच दिया था, क्योंकि उन्हें उनकी वैल्यू नहीं पता थी। इस लाइफ में मांस का ये रसीला टुकड़ा मेरा है। कल मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनने के लिए हैंगो कैपिटल के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मैं हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। सुजीन मेरे पीछे नहीं आई। मुझे पता था कि वो आएगी, क्योंकि अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। गहरे सलेटी रंग के बिजनेस सूट में सुजीन मेरी डेस्क के सामने खड़ी थी। वो बहुत झिझकी हुई लग रही थी। उसने अपने हाथों से एक फाइल को मजबूती से पकड़ा हुआ था। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। मैं अपने हाथ में मौजूद बिडिंग प्रपोजल को चेक करता रहा। असिस्टेंट, इस डॉक्यूमेंट की 10 कॉपियां बनाओ। 3 बजे सैन रॉक्सी और मेरे साथ मीटिंग के लिए चलना। जिन क्षण में सेन फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, क्या आप वाकई उनके साथ आमने सामने मुकाबला करना चाहते हैं? मैंने पेन रखा और उसे देखा। उसकी आंखों में अभी भी गहरा गर्व था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा रियलिटी के आगे समर्पण था। तुम्हें बस एग्जीक्यूट करना है। तुम्हें सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। ऑक्शन वाली दोपहर का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। सैन रॉक्सी अपनी टीम के साथ बाईं ओर बैठी थी। सबके चेहरे पर जीतने का पक्का इरादा था। मैं दाईं ओर बैठा था। मेरे पीछे सिर्फ सुजीन थी। जब प्रेजेंटर ने ऑक्शन शुरू होने का अनाउंसमेंट किया तो सैन रॉक्सी ने बहुत ही हाई प्राइस कोट किया। प्रेसिडेंट चैन, क्या आप इस प्राइस को फॉलो करेंगे? मैं इसे फॉलो नहीं करूंगा, लेकिन मैं प्रेसिडेंट सेन को सुझाव दूंगा कि पहले अपनी सेक्रेटरी का कॉल अटेंड करे। सैन रॉक्सी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसकी सेक्रेटरी तेजी से आई और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। सैन रॉक्सी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मुझे अच्छी तरह याद था
10 मिनट पहले यूरोप में सेन फैमिली का मर्जर रेगुलेटरी वायलेशंस की वजह से इमरजेंसी में कैंसिल कर दिया गया था। उनकी कैपिटल चेन टूट चुकी थी। क्या ये तुमने किया? मुझे बस रिजल्ट का पहले से पता था। प्रेसिडेंट सेन, अगर सेन फैमिली अभी पैसा नहीं दे सकती तो मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर इतना दयालु नहीं रहूंगा। मैंने अपनी पैडल उठाई और सेन फैमिली से थोड़ा कम ऑफर दिया। पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल हिल गया। सेन रॉक्सी ने मुझे देखा। उसकी आंखें मुझे जिंदा जला देना चाहती थीं। सुजीन मेरे पीछे खड़ी थी, पूरी तरह हैरान। शायद ये पहली बार था जब उसने देखा कि बिजनेस की दुनिया की जंग इतनी क्रूर और सटीक हो सकती है। ऑक्शन खत्म होने के बाद मैं लिफ्ट से बाहर निकला और पाया कि सेन रॉक्सी मेरी कार के दरवाजे के सहारे टिकी थी। वह कुछ दयनीय लग रही थी। उसके बाल, जो आमतौर पर परफेक्ट रहते थे, थोड़े बिखरे हुए थे। उसने हाथ में एक सिगरेट पकड़ी थी, लेकिन उसे जलाया नहीं था। चिनन, तुम आखिर हो कौन? एक 20 साल के लड़के के पास ऐसा विजन और तरीके नहीं हो सकते। मैं कौन हूँ ये मायने नहीं रखता। इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रेसिडेंट सेन को यूरोप के उस छेद को भरने के लिए अभी पैसों की जरूरत है। उसने तुरंत सिर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखें सावधानी से भरी थीं। मैंने उसके सबसे गुप्त संकट का जिक्र यूं ही कर दिया था। मैं उसकी तरफ बढ़ा, उसके हाथ से सिगरेट ली और उसे लापरवाही से कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। जिन क्षण में सेन फैमिली का बेस। मैं आप लोगों के साथ जीवन मौत की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। मैं साउथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सभी रिसर्च लैब्स को कंट्रोल करना चाहता हूँ। बदले में मैं इन मुश्किलों से बाहर निकलने में आपकी मदद करने के लिए 500 मिलियन की कैपिटल इन्वेस्ट करूंगा। आप इस संकट का फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल सही, लेकिन प्रेसिडेंट सेन को ये अच्छी तरह समझना चाहिए कि मेरे अलावा इस वक्त कोई और आप पर इन्वेस्ट करने की हिम्मत नहीं करेगा। सेन रॉक्सी काफी देर तक खामोश रही। वो एक समझदार इंसान है। वो जानती है कि गर्व और सर्वाइवल के बीच क्या ज्यादा मायने रखता है। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में एक कॉम्प्लेक्स इमोशन था। नफरत थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक अवर्णनीय श्रद्धा थी। डील पक्की, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं हैंगो कैपिटल के शेयर्स खरीदना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ डिविडेंड्स मिलेंगे। आप फैसलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। मैंने कार का दरवाजा खोला और सुजीन को अंदर बिठाया। सुजीन ने पहले सेन रॉक्सी को देखा, फिर मुझे। उसकी आंखें हैरानी से भरी थीं। उसने हमेशा माना था कि सेन रॉक्सी एक अजय लीजेंड है, लेकिन मेरे सामने वो लीजेंड 1 घंटे से भी कम समय में ढह गई। उस रात सांगाई का रिवरफ्रंट मरीना अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत था। मैं टेबल पर बैठा था और सुजीन मेरे सामने थी। आज उसने बहुत मेहनत की, यहाँ तक कि उसने एक्स्ट्रा टाइम रुककर प्रोएक्टिवली सेन फैमिली की लैब के डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करने में मेरी मदद की। वो धीरे धीरे एक क्वालिफाइड असिस्टेंट बन रही थी, पहले वाली वो यंग लेडी नहीं। चिन्नन, मेरे पिता के मेडिकल खर्चों के लिए और आज मुझे ये सब दिखाने के लिए शुक्रिया। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। यह तुम्हारे काम का पेमेंट है सुजिन। इस दुनिया में कमजोरी ही सबसे बड़ा पाप है। उसने और कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से नदी को देखती रही। मैं जानता हूं कि वो क्या सोच रही थी। वो सोच रही थी कि अगर 3 साल पहले वो मेरे साथ थोड़ी और दयालु रही होती तो आज रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन मेरे दिल में मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं है। सेन फैमिली की लैब हासिल करने का मतलब है कि मेरे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में एंट्री का टिकट आ गया है। मैंने रेड वाइन की एक बॉटल ऑर्डर की, साओ फैमिली से लेकर सू फैमिली तक और फिर सेन फैमिली को पार्टनर बनाने तक। पिछले इन 15 दिनों की घटनाओं ने मेरे पिछले 10 सालों को पीछे छोड़ दिया। क्या आप फ्यूचर में भी सू फैमिली को टारगेट करते रहेंगे? सू फैमिली अब मेरे टारगेट बनने के लायक नहीं रही। मेरा लक्ष्य तो सितारों का विशाल समंदर है। मैंने अपना वाइन ग्लास उठाया और एक घूंट भरा। सुजीन ने मुझे देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा इमोशन था जो पहले कभी नहीं था, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं उठा, अपने कपड़े ठीक किए और कल की नेगोशिएशन का सामना करने के लिए तैयार हो गया। मेरे एम्पायर की अभी बस नींव ही रखी गई है। लैब में सैकड़ों सर्वर्स से हल्की गूंज आ रही थी। ये जगह पहले सेन फैमिली की थी, लेकिन अब इस पर हैंगो कैपिटल की मुहर लगी थी। मैंने स्क्रीन पर नाचते हुए डेटा को दिल में पूरी क्लैरिटी के साथ देखा। कोड की ये लाइनें अगले 10 सालों की सोने की खान है। सुजिन रिपोर्ट्स का एक ढेर लेकर पास आई। उसकी चाल पहले से ज्यादा तेज थी, बस कभी कभी उसकी आंखों में उलझन का एक निशान चमक उठता था। मिस्टर चेन, चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर लिन आपसे मिलना चाहते हैं। वे ट्रेडिशनल रिसर्च के बजट में आपकी भारी कटौती से बहुत नाराज हैं। उन्हें आने दो। थोड़ी ही देर बाद सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग गुस्से में दरवाजे से अंदर आए। चिनन, क्या आप साइंटिफिक रिसर्च के बारे में कुछ जानते भी हैं? आप सारा फंड न्यूरल नेटवर्क्स में झोंक रहे हैं। ये एक बंद गली है। डॉक्टर लिन, मेरी दुनिया में कोई बंद गली नहीं होती, सिर्फ सबसे तेज रास्ता होता है। मैंने व्हाइट बोर्ड पर लापरवाही से कई कोर मेथड्स लिखे। ये चीजें अगले 13 सालों तक पब्लिश नहीं होने वाली थीं। डीप लर्निंग एल्गोरिदम। डॉक्टर लिन का पहले से गुस्से से भरा चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वे व्हाइट बोर्ड को एकटक देखने लगे। उनकी सांसें तेज होने लगीं। ये कैसे मुमकिन है? आप इस लॉजिक के बारे में कैसे सोच सकते थे? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं सिर्फ रिजल्ट्स देखता हूँ। वैसा ही करें जैसा मैं कहता हूँ। 3 महीने में मैं जॉन सिंगी के साथ रिजल्ट्स देखना चाहता हूँ। डॉक्टर लिन ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई मॉन्स्टर हूँ। आखिरकार वे बिना एक शब्द कहे उन फॉर्मूलों को लेकर चले गए।
सुजीन मेरे पास खड़ी थी, उसकी आंखें तारीफ से भरी थीं। उसे शायद लगता है कि ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं न जानता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि ये सिर्फ समय से पहले होने का फायदा है। एआई का मामला सुलझाने के बाद मैंने तुरंत न्यू एनर्जी व्हीकल्स पर फोकस किया। मेरी पिछली लाइफ में इस इंडस्ट्री ने अरबों डॉलर के अनगिनत लीजेंड्स बनाए थे। आज मैं यहाँ सबसे क्रूशियल लिथियम माइनिंग लाइसेंस हासिल करने आया था। हॉल बड़े बड़े दिग्गजों से भरा था। सेन रॉक्सी भी आई थी। उसने अपनी पहले वाली शार्प इमेज फिर से हासिल कर ली थी और कई विदेशी बिजनेसमैन से बातचीत कर रही थी। मिस्टर चैन, अभी आपने पिछला काम खत्म भी नहीं किया और आप बैटरी इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं। इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा, शायद आप अपनी क्षमता से ज्यादा बड़ा निवाला ले रहे हैं। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे डायरेक्टर सेन, तो आपको पता कैसे चलेगा? वैसे सेन फैमिली ने यूरोप का वो छेद भर दिया है क्या? सेन रॉक्सी का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, उसने अपना वाइन ग्लास उठाया। अब वो मेरी पार्टनर है, लेकिन मेरी सबसे खतरनाक राइवल भी। हम अपने बीच एक नाजुक बैलेंस बनाकर रखते हैं। इसके बाद हम उस कंपनी का अनाउंसमेंट करेंगे जिसने नॉर्थ वेस्ट लिथियम माइन के लिए प्रायोरिटी माइनिंग राइट्स जीते हैं। वो है हैंगो कैपिटल। पूरा हॉल हिल गया। अनगिनत आंखें सर्च लाइट्स की तरह मेरी ओर मुड़ गईं। सेन रॉक्सी के हाथ में वाइन ग्लास थोड़ा काम गया। उसने मुझे अविश्वास के साथ देखा। जाहिर है उसने मुझे घेरने के लिए 3 और दिग्गजों के साथ हाथ मिलाया था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं पहले ही लोकल गवर्नमेंट के साथ इंडस्ट्रियल सपोर्ट एग्रीमेंट साइन कर चुका हूं। तुम नॉर्थ वेस्ट कब गए? मेरे लोग रोज तुम्हारा एजेंडा ट्रैक करते हैं। डायरेक्टर सेन, मेरी कार को ट्रैक करना बेकार है। आपको मेरे दिल को ट्रैक करना चाहिए। मैं सुजीन को लेकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर चढ़ा। सुजीन मेरे पीछे पीछे थी। आज उसने एक शानदार सूट पहना था और मुझे घेरने की कोशिश कर रहे पत्रकारों को रोकने में मेरी मदद कर रही थी। मैंने स्टेज के नीचे मौजूद उन चालाक चेहरों को देखा। मेरे मन में सिर्फ एक ख्याल था, मैंने मजबूती से ये नींव रख दी है। लिथियम माइन सुरक्षित करने के बाद मैं अपना आखिरी पर्सनल मामला सुलझाने के लिए यंकिन वापस आया। सू फैमिली का पुराना घर सील कर दिया गया था। सुसंगों पर इकोनॉमिक क्राइम्स के शक में देश छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी। वो सिर्फ पुराने घर के एनेक्सी छोटे हिस्से में ही रह सकता था। मैंने दरवाजा धकेला। एक गंदी बदबू मेरे चेहरे से टकराई। सुसंगो एक व्हीलचेयर पर बैठा था। उसकी आंखें खिड़की की ओर टिकी थीं। तुम अभी भी आए हो? क्या ये देखने आए हो कि मैं अब भी जिंदा हूं? मैं उन पुरानी चीजों को वापस लेने आया हूं जो मैंने सुजीन को दी थीं। मैंने कोने में रखे एक जंग लगे लोहे के बक्से की ओर इशारा किया। इसके अंदर वो तोहफे थे जिन्हें खरीदने के लिए मैंने अपनी पिछली लाइफ में 3 साल तक पैसे बचाए थे। हालांकि उनकी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन वे मेरी पिछली बेवकूफी का सबूत थे। सुजीन दरवाजे पर खड़ी बक्से को देख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। चनन, मैंने इन चीजों को हमेशा संभाल कर रखा। मैंने इन्हें कभी नहीं फेंका। इन्हें संभाल कर रखने का अब कोई मतलब नहीं है। प्रेसिडेंट स्यू बैंक का जो कर्ज आप पर था, वो मैंने आपकी तरफ से चुका दिया है। सुसंगो ने अचानक अपना सिर घुमाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी, लेकिन वो जल्दी ही बुझ गई। वो जानता था कि मैंने ये दयालुता की वजह से नहीं, बल्कि सू फैमिली के साथ अपना सारा कर्म पूरी तरह खत्म करने के लिए किया था। आज के बाद आपका और स्यू ग्रुप का कोई रिश्ता नहीं है। सुजीन मोडू में ही काम करेगी। हर महीने आपको संभालने के लिए पर्याप्त फंड मिलता रहेगा। मैंने वो भारी लोहे का बक्सा उठाया और पीछे मुड़े बिना आंगन से बाहर निकल गया। सुजीन दरवाजे तक मेरे पीछे आई, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आखिरकार उसने कुछ नहीं कहा। मैंने उस बक्से को सड़क के कचरे के डिब्बे में फेंक दिया और कचरा ढोने वाली गाड़ी को उसे ले जाते हुए देखा। उस पल मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर की कोई बेड़ी पूरी तरह टूट गई है। रात के 3 बजे थे और मैं अभी भी ऑफिस में बैठा था। मेरे सामने कुछ ऐसे आर्टिकल्स के ड्राफ्ट थे जिन्हें बदनाम करने के लिए तैयार किया गया था और जिन्हें हमने इमरजेंसी में रुकवाया था। हालांकि जॉय जेल में था, लेकिन जॉय फैमिली के बचे कुचे लोग अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। हैंगो कैपिटल से चिढ़ने वाले कुछ लोगों के साथ मिलकर कुछ इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट्स ने ये अफवाह फैलाने की कोशिश की थी कि मेरे फंड्स का सोर्स संदिग्ध है। प्रेसिडेंट चैन, लीगल डिपार्टमेंट ने वकीलों के जरिए नोटिस भेज दिए हैं, लेकिन पब्लिक ओपिनियन अभी भी गरमा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप अवैध फंड जुटाने, इलीगल फंड रेजिंग में शामिल हैं। अवैध फंड जुटाने जैसे घटिया हथकंडों से मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश। मैंने एक सिगरेट जलाई और बाहर की शांत सड़कों को देखा। मेरी पिछली लाइफ में मेरी प्रतिष्ठा भी इसी तरह की अफवाहों से बर्बाद हुई थी। यहाँ तक कि मेरी नौकरी भी चली गई थी, लेकिन अब मेरे पास अपार शक्ति है। हमारे सारे टैक्स सर्टिफिकेट्स और ऑडिट रिपोर्ट्स अधिकारियों को भेज दो। साथ ही मिस्टर ली से संपर्क करो। जल्दी करो चिनन, तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम 2 दिनों से सोए नहीं हो। मैंने सुजीन के चेहरे पर चिंता देखी। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, लेकिन मैंने उसे तुरंत दबा दिया। मुझे अब चिंता की नहीं, सिर्फ वफादारी की जरूरत है। अपना काम खत्म करके आराम करने जाओ। कल जैसे ही मार्केट खुलेगा, मैं चाहता हूं कि वे बदनाम करने वाले लोग बर्बाद हो जाएं। मोडू का फाइनेंशियल सर्कल आज रात निश्चित रूप से नहीं सोएगा। मैंने स्टॉक मार्केट के चार्ट को एक शिकारी की तरह देखा जो अपने शिकार पर नजर रखता है। जो लोग अंधेरे में छिपकर वार कर रहे हैं, वे नहीं जानते कि उनका सामना किस तरह के राइवल से है। मैं न केवल वर्तमान देख सकता हूं, बल्कि उनके भविष्य के हर कदम को भी जानता हूं।
पब्लिक ओपिनियन का तूफान शांत हो गया और अफवाह फैलाने वाले मीडिया हाउस एक एक करके दिवालिया हो गए। मिस्टर ली के सपोर्ट की वजह से हैंगो कैपिटल की मार्केट वैल्यू न केवल गिरी नहीं बल्कि 30% बढ़ गई। छत पर खड़े होकर मेरे पीछे मोडू की पूरी समृद्धि फैली थी। सेन रॉक्सी अपने हाई हील्स में चलते हुए पास आई। उसके हाथ में एक नया कोऑपरेशन एग्रीमेंट था। चेनन, तुम सच में 20 साल के लड़के नहीं लगते। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर कोई पुराना शैतान रह रहा है। डायरेक्टर सेन मेरी तारीफ कर रही हैं या कटाक्ष? वह चलकर मेरे पास आई और कंधे से कंधा मिलाकर नदी को देखते हुए खड़ी हो गई। सेन फैमिली की साउथ वाली लैब अब पूरी तरह से डायनेस्टी टेक्नोलॉजी में मर्ज हो चुकी है। हमारी पहली जनरेशन की एआई चिप अब मास प्रोडक्शन में जाने वाली है। ये इस बात का सबूत है कि मैं आधिकारिक तौर पर एक सट्टेबाज स्पेक्युलेटर से एक असली इंडस्ट्रियल टाइकून बन गया हूँ। जिन क्षण में किसी की नजरें तुम पर टिकी हैं, सेन फैमिली तुम्हें कुछ समय के लिए बचा सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। तुम्हें अपने लिए भागने के किसी रास्ते, एस्केप रूट के बारे में सोचना होगा। मुझे भागने के रास्ते की जरूरत नहीं है। मेरा हर बढ़ता कदम ही मेरे बचने का रास्ता है। सुजीन धीरे से एक कोट लेकर पास आई और उसे नजाकत से मेरे कंधों पर डाल दिया। वो अब इस रोल की आदी हो गई है, शांत और काबिल। पहले वाली उस बड़ी मालकिन का गर्व अब गायब हो चुका है। मैंने दूर जलती लाइटों को देखा, दिल में ये समझते हुए कि दिमाग की असली जंग तो अभी शुरू हुई है। जिन क्षण अपनी पिछली लाइफ में मुझे वहां जाने तक का हक नहीं था, इस लाइफ में मैं चाहता हूं कि वहां के लोग मेरा नाम याद रखें। मैं मुड़ा और ऑफिस के अंदर चला गया। सेन, रॉक्सी और सुजीन मेरे पीछे पीछे चल रही थीं। उस पल मैंने एक अभूतपूर्व ताकत महसूस की। मैं अब वो गरीब लड़का नहीं हूं जिसके चेहरे पर 10 मिलियन फेंक दिए गए थे। विमान की खिड़की के बाहर 10,000 मीटर की ऊंचाई पर बादल तैर रहे थे। विमान के पंख आसमान को चीर रहे थे। सीधी मंजिल जिनछन। मैं चौड़ी लेदर सीट पर पीछे झुक गया और सेन रॉक्सी द्वारा दी गई जिनछन के पावरफुल प्लेयर्स की लिस्ट चेक करने लगा। सुजिन बगल की सीट पर बैठी लैंडिंग के बाद के शेड्यूल को बारीकी से चेक कर रही थी। उसका मौजूदा प्रोफेशनल लेवल अब एक टॉप लेवल सेक्रेटरी का काम संभालने के पूरी तरह काबिल है। मिस्टर चेन, एयरपोर्ट से पिकअप का अरेंजमेंट हो चुका है, लेकिन जिनछन की ही फैमिली के यंग लॉर्ड ने एक मैसेज भेजा है कि आज रात के चैरिटी बैंक्वेट में वे आपके समय पर पहुंचने की उम्मीद करते हैं। ये वही फैमिली है जिसने मेरी पिछली लाइफ में जिनछन की आधी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पर कंट्रोल किया था। 2 साल बाद वाई फैमिली अपनी कैपिटल चेन टूटने की वजह से ढह जाएगी, लेकिन अभी वे एक अजय दिग्गज हैं। याई फैमिली के यंग लॉर्ड का इस वक्त मुझे इनवाइट करना जाहिर तौर पर मुझ जैसे बाहरी इंसान के खिलाफ अपनी ताकत का प्रदर्शन है। मिस सेन ने मुझे ये फैमिली की ओछी हरकतों के बारे में याद दिलाया था। क्या हमें इसे मना कर देना चाहिए? मना क्यों करना? उन्होंने स्टेज तैयार कर लिया है। अगर मैं ही नहीं दिखूंगा तो तमाशा आगे कैसे बढ़ेगा? विमान राजधानी के एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कर गया। मैं केबिन से नीचे उतरा। सूखी और ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। ये न तो गर्म मौसम था और न ही समृद्ध मोडू, बल्कि ये सत्ता का केंद्र था। मैंने अपने सूट का कॉलर ठीक किया। अपनी पिछली लाइफ में मैं इस शहर में सिर्फ एक डिलीवरी बॉय था। इस लाइफ में मैं चाहता हूं कि ये शहर मेरी तरफ मुड़े। कार शहर के केंद्र की ओर मजबूती से आगे बढ़ी। खिड़की के बाहर से गुजरती लाल दीवारों और हरी टाइलों को देखते हुए मेरा दिल असामान्य रूप से शांत था। चाहे वो ये फैमिली हो या जिनछन का पावर सर्कल। 10 साल की यादों वाले इंसान के सामने जिनछन के ये लोग सिर्फ एक पुराने युग के अवशेष हैं। क्लब के गेट पर लग्जरी कारों का हुजूम लगा था। चौंगसम पहने एक अटेंडेंट मुझे अंदर ले गया। जैसे ही मैंने मेन हॉल में कदम रखा, सारी बातचीत अचानक थम गई। अनगिनत जांचती हुई नजरें मुझ पर टिक गईं। यंग लॉर्ड वी फैंग भीड़ के बीच खड़ा अपने हाथ में वाइन का गिलास घुमा रहा था। उसकी आंखों में हड्डियों तक भरी हुई अकड़ थी। तो यही वो चेनन है जिसने मोडू में तहलका मचा रखा है। दिखने में तो कुछ खास नहीं लगता। भीड़ में हंसी का एक फव्वारा फूटा। सुजीन मेरे पीछे खड़ी थी। उसका शरीर थोड़ा तन गया, लेकिन उसने तुरंत अपनी सांसों पर काबू पाया और खुद को शांत बनाए रखा। मैंने वी फैंग के उकसावे को इग्नोर किया और सीधे पास के एक सोफे पर बैठ गया। यंग मास्टर वी, 3 सिर और 6 हाथ तो किसी मॉन्स्टर के होते हैं। मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं जिसे पैसा कमाना पसंद है। पैसा कमाना? जिनछन में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के केक में अपना हिस्सा चाहिए। मैं सलाह दूंगा कि जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। कहीं ऐसा न हो कि सब कुछ खो बैठो, यहां तक कि अपना आखिरी अंडरवियर भी। उसने मेरे सामने टेबल पर अपना वाइन गिलास पटका, जिससे लिक्विड बाहर छलक गया। इस तरह का घटिया लेवल का अपमान मैंने अपनी पिछली लाइफ में कई बार देखा है। मैंने शांति से अपना रुमाल निकाला, हाथ पोंछे और उसकी आंखों में झांका। यंग मास्टर वाई, मेरे कपड़ों की चिंता करने के बजाय आपको अपनी उस कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल्स की खेप की चिंता करनी चाहिए जो साउथ ईस्ट एशिया में फंसी हुई है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस साल आपकी फैमिली के लिए वही लाइफलाइन है ना? यी फैंग के चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। उस मामले को वाई फैमिली ने बड़ी सख्ती से छिपा कर रखा था। बाहर के किसी इंसान के लिए ये जानना नामुमकिन था। उसने मुझे एकटक देखा। उसकी आंखों में पहली बार खौफ का एहसास हुआ। पार्टी शानदार है, लेकिन मुझे यंग मास्टर वाई की वाइन पसंद नहीं आई। मैं सबकी नजरों के सामने शांति से बाहर निकल आया। सुजीन गेट तक मेरे पीछे आई। उसकी आंखों में मेरे लिए गहरा अविश्वास था। वो शायद सोच रही थी कि मेरे पास अभी और कितने ट्रम्प कार्ड्स बाकी हैं।
होटल वापस आकर मैंने तुरंत पहला ऑर्डर दिया। मुझे पता है कि वाई फैमिली की कमजोरी अखिलीज हील कहाँ है। मेरी पिछली लाइफ में वाई फैमिली का पतन एक इंटरनल लीक से शुरू हुआ था और जिस इंसान ने जानकारी लीक की थी वो इस वक्त जुए के कर्ज में डूबा हुआ है और वाई फैंग द्वारा बेरहमी से पीटा जा रहा है। शहर के साउथ में मौजूद अंडरग्राउंड कैसीनो में जाओ, लॉ नाम के आदमी को ढूंढो और उसे यहाँ लाओ। उसका सारा कर्ज मैं डबल चुका दूंगा। सुजिन मेरे बगल में तेजी से नोट्स बना रही थी। वो अब मेरे रिस्क लेने वाले फैसलों की आदी हो चुकी थी। उसने अब ये पूछना बंद कर दिया था कि क्यों, वो बस काम को परफेक्ट तरीके से पूरा करने के लिए जिम्मेदार थी। 1 घंटे बाद लॉ को मेरे सामने लाया गया। मिस्टर चैन, प्लीज मुझे बचा लीजिए। यी फैंग मुझे मार डालेगा। वो तुम्हें नहीं मार सकता। मुझे वाई फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक बुक्स का असली डेटा दो और मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगा। लॉ ने हामी भरने में 3 सेकंड से भी कम का समय लिया। जीवन और मौत के सामने वफादारी की कीमत 1 कौड़ी की भी नहीं होती। डेटा मिलने के बाद मैंने उसे सार्वजनिक करने में कोई जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय मैंने सीधे सैन रॉक्सी को कॉल किया। तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ते हो। याई फैमिली ने अभी एक चाल चली ही थी कि तुमने उन्हें उनकी कमजोरी से दबोच लिया। डायरेक्टर सैन, अपनी कैपिटल तैयार रखिए। कल मार्केट खुलते ही हम वाई फैमिली की पूरी कोर इंडस्ट्री को एक्वायर कर लेंगे। मैंने फोन रखा और खिड़की की ओर चल दिया। जिन छन का नाइट व्यू खूबसूरत है पर यह कातिलाना इरादों से भी भरा है। मैं जानता हूं कि कल के बाद ये फैमिली इतिहास बन जाएगी और हैंगो कैपिटल का नाम पूरे जिन छन को हिलाकर रख देगा। जाओ, आराम करो। कल फसल काटने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होगी। सुजीन ने सिर हिलाया। उसने मेरी पीठ की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अनकही श्रद्धा उभर आई। मैं जानता था कि अब वो पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित हो चुकी है। मार्केट खुले अभी आधा घंटा ही हुआ था कि वाई फैमिली की तीनों लिस्टेड कंपनियां अपनी लोअर लिमिट तक गिर गईं। जिन छन के दिग्गज और रईस, जो अब तक किनारे बैठकर तमाशा देख रहे थे, अब और शांत नहीं रह पाए। वे बड़ी स्क्रीन्स पर कूदते हुए लाल नंबरों को देख रहे थे। उनके चेहरों पर साफ दहशत थी। क्या हुआ? यी फैमिली की शॉर्ट सेलिंग बेरहमी से की जा रही है। आखिर किसके पास ऐसी हिम्मत होगी? मैं ऑपरेशन रूम के वीआईपी स्वीट में बैठा था। मेरे सामने कई कंप्यूटर थे। सेनरॉक्सी मेरे बगल में बैठी तेजी से ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रही थी। उसकी हर चाल वाई फैमिली की कमजोरी पर किसी सर्जरी की तरह वार कर रही थी। चेनन, जो डेटा आपने दिया वो अविश्वसनीय है। यी फैमिली की कैपिटल चेन टूट चुकी है। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये तो बस ब्याज है। कल वी फैंग ने कहा था कि मैं पैसा कमाने के लायक नहीं हूँ। मुझे उसे दिखाना होगा कि पैसा खोया कैसे जाता है। ठीक तभी यी फैंग ने ऑपरेशन रूम का दरवाजा झटके से खोला। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और टाई टेढ़ी हो चुकी थी। पिछली रात वाली उसकी हिम्मत गायब थी। वो मेरी ओर झपटा, मेरा कॉलर पकड़ना चाहता था, पर बॉडीगार्ड्स ने उसे जमीन पर दबोच लिया। चनान, तुम पागल हो। तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। जिन छन का पावर सर्कल तुम्हें माफ नहीं करेगा। यंग मास्टर वी पावर सर्कल सिर्फ ताकतवर के पीछे चलता है। उनके लिए अब आपकी कोई वैल्यू नहीं बची है। मैंने बॉडीगार्ड्स को उसे बाहर निकालने का इशारा किया। सुजीन एक तरफ खड़ी थी। वो पहले के उस ताकतवर वी फैंग को एक मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटे जाते हुए देख रही थी। उसने धीरे से आह भरी। इस सीन ने उसे उसके अपने सुपरिवार की याद दिला दी। आह भरना बंद करो। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को सूचित करो कि वाई फैमिली के कोर एसेट्स पर कब्जा करना शुरू करें। मैं ऑपरेशन रूम से बाहर निकला। सूरज की रोशनी थोड़ी चुभने वाली थी। मैं जानता हूं कि वाई फैमिली का पतन तो बस शुरुआत है। मैंने जिन छन के ठहरे हुए पानी को पूरी तरह से हिला दिया है। यी फैमिली के पतन के 7वें दिन हैंगो कैपिटल की जिन छन ब्रांच आधिकारिक तौर पर स्थापित हो गई। ओपनिंग सेरेमनी में जिन छन के वो दिग्गज जो पहले मुझे हिकारत से देखते थे, अब मुस्कुराते हुए अपनी बिजनेस कार्ड्स देने के लिए लाइन में लगे थे। इस सर्कल में सिर्फ फायदा ही एकमात्र पासपोर्ट है। मिस्टर चैन बहुत कम उम्र के और टैलेंटेड हैं। उम्मीद है कि अब से आप जिन छन में हमारा ख्याल रखेंगे। बिल्कुल, हम साथ मिलकर तरक्की करेंगे। मैंने इन झूठी तारीफों को बिना किसी भाव के झेला। सुजिन ने एक एलिगेंट ब्लैक फॉर्मल सूट पहना था। वो मेहमानों के बीच बड़ी कुशलता से घूम रही थी और इन ऊपरी सामाजिक मेल मिलापों को संभालने में मेरी मदद कर रही थी। वो इस हाई इंटेंसिटी वाली लाइफ में पूरी तरह ढल चुकी थी। मिस्टर चैन, बधाई हो। अब जिन छन में हर कोई आपको जानता है। चैनन का हाथ अब पारस पत्थर की तरह है। डायरेक्टर सेन ने भी अच्छा खासा मुनाफा कमाया है ना? अगर आपके कैपिटल सपोर्ट का साथ ना होता तो मैं इतनी जल्दी वाई फैमिली को एक्वायर नहीं कर पाता। सेनरॉक्सी मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक नई गहराई थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। अब हम सिर्फ पार्टनर्स नहीं हैं, बल्कि एक ही हितों से जुड़े समुदाय, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट्स हैं। मैंने स्टेज के नीचे मौजूद हलचल भरी भीड़ को देखा और अचानक मुझे वो दिन याद आया जब मेरा पुनर्जन्म हुआ था। उस समय का वो 10 मिलियन का चेक अब कितना मजाकिया लगता है। सुसंगो, क्या तुम देख रहे हो? उस वक्त तुम पैसों से मेरा फ्यूचर खरीदना चाहते थे। अंत में तुमने मुझे पूरे जिन छन की उम्मीदें खरीदने का मौका दे दिया। सेरेमनी खत्म हुई और मैं सीढ़ियों के ऊपर खड़ा होकर जिन छन की लाइटों को देख रहा था। मैं जानता हूं कि मेरा बिजनेस मैप अब आकार ले रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ नींव है। भविष्य में मैं एक ग्लोबल बिजनेस एम्पायर खड़ा करूंगा जो सिर्फ चैनन का होगा। मिस्टर चैन, कल सुबह की मोडू की फ्लाइट बुक हो चुकी है। ठीक है, अगली मंजिल पर हम उस आखिरी टुकड़े को वापस लेने जाएंगे जो मेरा है। मैं टेबल की तरफ मुड़ा।
ढलते सूरज की रोशनी मेरी पीठ पर चमक रही थी, जिससे एक लंबी गहरी परछाई बन रही थी। इस लाइफ में आखिरकार मैं ही राजा बनूंगा। फर्श से छत तक की खिड़कियों के बाहर वाम्पू नदी बिना रुके बह रही थी। जिन क्षण से वापस आकर बिना आराम किए मैं सीधे ग्लोबल मार्केट के डिजाइन को व्यवस्थित करने में जुट गया। सुजीन मेरे पीछे खड़ी थी। वो क्रॉस बॉर्डर कॉन्ट्रैक्ट्स के डॉक्यूमेंट्स को बड़ी कुशलता से ऑर्गेनाइज कर रही थी। उसकी आंखों से वो बड़ी मालकिन वाली अकड़ गायब हो चुकी थी और उसकी जगह मुश्किलों से तप कर आई एक शांति ने ले ली थी। मिस्टर चेन, नॉर्थ अमेरिका के टेक दिग्गज अब शांत नहीं बैठ पा रहे हैं। उन्होंने मिलकर एक लेटर भेजा है और वे हमारा कोर एआई एल्गोरिदम खरीदना चाहते हैं। वे हमसे पूरी तरह पीछे छूट जाने से डर रहे हैं। उनसे कह दो कि वांगचाओ टेक्नोलॉजी अपनी टेक्नोलॉजी नहीं बेचती, हम सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचते हैं। मैं अपनी लेदर चेयर पर पीछे झुक गया और दीवार पर लगे वर्ल्ड मैप को देखने लगा। मेरी पिछली लाइफ में उन दिग्गजों ने टेक्नोलॉजी ब्लॉक करके हमें पूरे 10 साल तक दबा कर रखा था। इस लाइफ में मैं उन्हें दिखाऊंगा कि बाजी पलटने का मतलब क्या होता है। एक और बात है, मेरे पिता को आज हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। क्या वे अपने गृहनगर वापस जाने से पहले आपके लिए एक बार खाना बना सकते हैं? इसकी जरूरत नहीं है मिस सू, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हमारे बीच अब सिर्फ काम का रिश्ता है। उनके लिए यंकिन में एक रिटायरमेंट अपार्टमेंट खरीद लो। पैसा मेरे पर्सनल अकाउंट से जाएगा। सुजीन के हाथ रुक गए। उसने अपना सिर झुका लिया। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई थी। मैं जानता हूँ कि उसने अभी हार नहीं मानी है, लेकिन मेरे दिल का दरवाजा उसी दिन बंद हो गया था जिस दिन मेरा पुनर्जन्म हुआ था। काम पर वापस जाइए। आज दोपहर सेन रॉक्सी के साथ मीटिंग बहुत जरूरी है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसने गहरी सांस ली, अपनी आंखों के कोने पहुंचे और फिर से प्रोफेशनल मोड में आ गई। मैंने उसे जाते हुए देखा। मेरा दिल पूरी तरह साफ था। इस लाइफ में मैं अब किसी का मोहरा नहीं हूँ। मैं इस शतरंज के बड़े खेल का मालिक हूँ। एक्स्ट्रा काम खत्म करने के बाद मैं अकेला मरीना रिवरफ्रंट की ओर टहलने निकल गया। रात की हवा बहुत ठंडी थी, जिससे मेरा नशा काफी हद तक उतर गया। सुजीन मेरे पीछे दौड़ती हुई आई और मेरे लिए एक कोट ले आई। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में लंबे समय से दबा हुआ एक इमोशन था, जैसे वो किसी भी पल फट सकता हो। चेनन, अगर मैंने उस वक्त वो चेक स्वीकार नहीं किया होता, अगर तुम अब भी पहले वाले वही गरीब लड़के होते, तो क्या तुम थोड़े से भी, क्या तुम मुझे पहले की तरह प्यार करते? मैंने अपने कदम रोके और उसे देखने के लिए मुड़ा। मरीना की लाइटें उसके चेहरे पर एक हल्की चमक बिखेर रही थीं। ये सवाल मेरी पिछली लाइफ में मैंने अनगिनत बार खुद से पूछा था, लेकिन इस लाइफ में इसे पूछने की बारी उसकी थी। सुजिन, दुनिया की सबसे सस्ती चीज वो गहरा प्यार है जो बहुत देर से आता है। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई। मुझे सच में पछतावा है। पिछले आधे साल में मुझे एक एक कदम करके चोटी पर चढ़ना पड़ा और तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने दुनिया का सबसे कीमती खजाना खो दिया है। तुम्हें पछतावा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब मैं चोटी पर हूँ। अगर तुम अब भी मुझे धूल के दाने की तरह बारिश में छाता पकड़े हुए देखती तो तुम्हें सिर्फ मेरी मौजूदगी से चिढ़ होती। मैंने कोट नहीं पहना, उसे जमीन पर गिरने दिया। मैंने नदी की ओर देखा, अपने दिल में एक असीम आजादी महसूस की। मिस्सू, मैंने आपको जो काम दिया वो इस दौरान आपकी मेहनत की पहचान थी। अगर आप पर्सनल भावनाओं के बारे में बात करना चाहती हैं तो आप कल अपना इस्तीफा सौंप सकती हैं। सुजिन बेंच पर ढह गई। उसने अपना चेहरा ढका और खामोशी से रोने लगी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं सड़क किनारे खड़ी कार की ओर बढ़ गया। उस पल पहले वाला वो दबे कुचले स्वभाव का कुत्ता मुझसे पूरी तरह अलग हो गया। ग्लोबल लॉन्च की रात से पहले सेन रॉक्सी अचानक अपनी लीगल टीम के साथ मेरे ऑफिस में आई। उसके हाथ में एक एग्रीमेंट था। उसकी आंखों में एक अनिश्चित गंभीरता थी। मुझे पता था कि ये महिला आखिरकार अपने असली रंग दिखा रही है। चेनन सेन फैमिली और ज्यादा फंड इन्वेस्ट करना चाहती है। हम हैंगचाओ टेक्नोलॉजी के 40% शेयर्स हासिल करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट सेन, आप कंपनी पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। सेन रॉक्सी पास आई और उसने अपने दोनों हाथ मेरी डेस्क पर टिका दिए। उसकी मौजूदगी डराने वाली थी। उसके पीछे पूरा जिन छन था और साफ तौर पर वो सिर्फ पार्टनर बनकर संतुष्ट नहीं थी। वे इस फ्यूचर एआई एम्पायर को कंट्रोल करना चाहते थे। ये सेन फैमिली के बुजुर्ग मिस्टर सेन की इच्छा है। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो साउथ में सेन फैमिली की सभी लैब्स और सप्लाई चेन कल से काम करना बंद कर देंगी। प्रेसिडेंट सेन, क्या आपको लगता है कि अगर मैंने आपको शेयर होल्डर बनने दिया तो मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं होगा? मैंने अपना कंप्यूटर खोला और एक छिपा हुआ स्ट्रक्चर डायग्राम दिखाया। सेन रॉक्सी ने स्क्रीन की ओर देखा। उसका चेहरा सफेद से पीला पड़ गया। उसने देखा कि सभी कोर एल्गोरिदम की चाबियां, कीज उन सर्वर्स में बिखरी हुई थीं जिन्हें मैंने पहले ही पुराने फैक्ट्री जिले में एक्वायर कर लिया था। प्रेसिडेंट सेन, अगर सेन फैमिली अपना इन्वेस्टमेंट वापस लेना चाहती है तो बेशक ले सकती है, लेकिन मेरे बिना आपकी फैमिली की ये लैब्स कबाड़ के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं है। सेन रॉक्सी ने मुझे गहराई से देखा। काफी देर बाद वो अचानक थोड़ा सा हंसी, जैसे खुद पर तंज कस रही हो। उसने एग्रीमेंट वापस ले लिया और सलीके से अपने बाल संवारे। चेनन, तुम सच में एक पागल इंसान हो। लगता है अब मेरे पास सिर्फ तुम्हारी एक आज्ञाकारी पार्टनर बने रहने का ही रास्ता बचा है। समझदारी भरा फैसला। आपके साथ काम करके खुशी होगी प्रेसिडेंट सेन। मैंने उसे पीछे हटते हुए देखा। मैंने अपना ठंडा पसीना पोंछा। यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन मैं जीत गया, क्योंकि मैं न केवल भविष्य के रुझानों को समझता हूँ बल्कि मानवीय हृदय के लालच को भी जानता हूँ।
स्टेज की लाइटें सेंटर पर फोकस हो गईं। सुजिन स्टेज के पीछे खड़ी घबराहट में अपनी मुट्ठियां भींच रही थीं। मैंने अपनी टाई ठीक की। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैं धीरे धीरे पोडियम की ओर बढ़ा। आज हम भविष्य को परिभाषित करेंगे। जब मैंने कंट्रोल की दबाई तो हैंगचाओ टेक्नोलॉजी का पहली जनरेशन का जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो गया। उस पल पूरी कॉन्फ्रेंस जैसे थम गई। फिर एक ऐसा शोर उठा जिसने आसमान हिला दिया। मैं जान गया कि उस पल से चेनन का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। हे भगवान, ये टेक्नोलॉजी तो 20 साल आगे की है। मैंने स्टेज के नीचे मौजूद जोश से भरे चेहरों को देखा, लेकिन मेरा दिल थोड़ा कांप रहा था। मेरी पिछली लाइफ में जब मैं उस अंधेरी गली में मरा था तब कोई नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, लेकिन अब पूरी दुनिया को मेरी आवाज सुननी होगी। प्रेसिडेंट चेन, हमने कर दिखाया। ये तो बस शुरुआत है। असिस्टेंट स्यू, लीगल डिपार्टमेंट को सूचित करो कि ग्लोबल कमर्शियल स्टैंडर्ड्स का एक ड्राफ्ट तैयार करें। प्रेसिडेंट सेन पास आई और उन्होंने मुझे गर्मजोशी से गले लगाया। उन्होंने मेरे कान में फुसफुसाया कि सेन फैमिली अब पूरी तरह से कायल हो चुकी है। मैंने ऑडिटोरियम के दरवाजे खोले। बाहर सितारों से भरा आसमान और कैमरों की चमकती लाइटें थीं। उस पल आखिरकार मैं सबसे ऊंचे मुकाम पर खड़ा था। प्यार के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, बल्कि चोटी से दिखने वाले उस नज़ारे के लिए जिसके सामने बाकी सभी पहाड़ छोटे नजर आते हैं। मैंने सभी इंटरव्यूज मना कर दिए और अकेला छत रूफटॉप पर चला गया। हवा तेज थी जो मेरे बालों को बिखेर रही थी, लेकिन इसने मुझे पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट महसूस कराया। आखिरकार मुझे पुनर्जन्म का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ समझ आ गया। ये नफरत नहीं थी, बल्कि खुद को अपनी नियति चुनने की ताकत देना था। 1 साल बाद मैं यंकिन वापस आया। यहाँ ज्यादा कुछ नहीं बदला था, सिवाय इसके कि वो पुराने बड़े परिवार अब कभी कभार होने वाली गपशप का हिस्सा बनकर रह गए थे। काले कपड़े पहने, हाथ में सफेद जंगली गुलदाउदी क्रिसैंथेमम्स का गुलदस्ता लिए, मैं एक बेनाम कब्र के सामने खड़ा था। ये मेरी पिछली लाइफ की कब्र थी। इस लाइफ में मैं तुम्हारे लिए जिया और मैंने तुम्हारा बदला भी लिया। अब तुम शांति से आराम कर सकते हो। मैंने वहां गुलदस्ता रखा और मुड़ा तो देखा कि सुजिन कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। उसने इस्तीफा दे दिया था। अब वो यंकिन के एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। वो पहले से कहीं ज्यादा शांत लग रही थी। उसकी आंखों में अब अतीत का लालच और अहंकार नहीं था। मिस्टर चेन, बहुत समय बाद मिले टीचर सू। हमने आम दोस्तों की तरह कुछ बातें की। फिर बिना किसी हंगामे के, बिना किसी जज्बात के हम एक दूसरे के पास से गुजर गए, बिल्कुल उस खामोशी की तरह जो किसी टूटे हुए सपने से जागने के बाद महसूस होती है। तभी मेरा फोन बजा। वो सेन रॉक्सी थी जो मुझे बता रही थी कि हैंगो कैपिटल की मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन को पार कर गई है। बड़े बॉस चेन, अब आपका कहाँ जाने का इरादा है? एक ऐसी जगह जहां मुझे कोई न जानता हो, एक अच्छी नींद लेने। मैंने फोन काटा और उसे बंद कर दिया। समुद्र की सतह पर सूरज की किरणें लहरों के बीच चमक रही थीं। मैंने अपनी जेब से 10 मिलियन का वो पीला पड़ चुका पुराना चेक निकाला जिसे मैंने हमेशा संभाल कर रखा था। मैंने उसे धीरे धीरे फाड़ दिया और उसके टुकड़े हवा के साथ समुद्र में विलीन हो गए। प्यार के लिए, शोहरत के लिए, इस लाइफ में मैंने इसे पूरी तरह जी लिया। मैं सड़क किनारे खड़ी अपनी स्पोर्ट्स कार की ओर बढ़ा, इंजन स्टार्ट किया और पीछे मुड़े बिना रास्ते के अंत में ओझल हो गया। चेनन की लेजेंड अब भी जारी है।